सनस्क्रीन हमेशा बाहर काफ़ी बड़ी कैटेगरी रही है, इंडिया में बिल्कुल की कैटेगरी नहीं बन रही थी 5 साल पहले तक। कंज्यूमर इनसाइट जो हमें समझ में आई कि लोग सनस्क्रीन इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो बहुत हैवी है और वो उनकी स्किन को पे पसीना लेके आती है। हमने बोला लाइट वेट सनस्क्रीन बन सकती है या नहीं बन सकती। एक्वालॉजिका में हमने ब्रांड ही लॉन्च किया सनस्क्रीन के साथ। दिस इज नाउ पॉसिबली द सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी इन ब्यूटी। इंडिया में प्रोटीन नहीं बिकता था, नाउ सडनली एवरीथिंग इज प्रोटीन एंड इंडियन। Look at Ranveer Singh's brand Super You. Look at Food Farmer who's launched his brand which is like labeled right on FOP and it's the same insight कि यार जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो भी हम लगा रहे हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम एक्चुअली बता दो कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। My mother was a working woman. She still works. She's a judge. When I became like maybe 2022, I started realizing that all those things I heard about her work, they were challenges very unique. I could not have foreseen. What were some of the specific challenges I would not foresee that you encountered in your professional life? But ये जो life vision strategy deck की जो आपने बात की is very interesting. And feel free अगर आपको नहीं बताना because it could be private to you. But I want to know what kind of objects figure in life strategy for you. See, it's still a strategy that I'm making. Okay, sure. मैंने बोला मैंने सोचना शुरू किया है अब। हाँ. Because beyond a certain time, like एक स्टेज आ जाती है लाइफ में जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि अब पैसे से तो उतनी खुशी नहीं मिल रही है। Right. पैसे से लाइफ में जो आपको that sense of accomplishment that you feel वो क्रिएशन से आता है। क्रिएशन में फॉर एग्जांपल अब हुनासा के अंदर हमने 6 ब्रांड्स बनाए हैं। उसके अलावा भी रिसेंटली मैंने कुशा के साथ अंडरनीथ भी शुरू किया है, विमर्श के साथ, कुशा के साथ। सो क्रिएशन में मुझे मज़ा आता है, काम में प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है। बट पर्सनली लाइफ में आप क्या चेस कर रहे हो? आप पीस चेस कर रहे हो कि यार मैं रात को आराम से सो पाऊँ। मैं बच्चों के साथ जब अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मेरे टेंशन नहीं हो कि यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है। इफ़ आई एम विद देम आई वांट टू बी 100% विद देम। आई डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड थिंकिंग कि शिट ये नहीं किया। फॉर एग्जांपल पेंटिंग मेरा पैशन है। मैंने न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई की है। उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी मैं अपने पेंटिंग करती थी। मैं अपने काम नेशनली इंटरनेशनली बेच रही थी। मैंने कुछ 15 आर्ट शोज़ भी किए थे। आई वाज डूइंग वेल। बट जैसे ही काम शुरू हुआ तो डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम काम को चाहिए था उसको स्केल करने के लिए, तो पेंटिंग पे गिव अप करना पड़ा। बट आज अगर मैं सोचूं कि आई एम 60 years old एंड आई एम थिंकिंग दैट डिड आई डू एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू इन लाइफ? प्रॉब्ली नॉट। पेंटिंग वुड फीचर इन माई लाइफ स्ट्रैटेजी। आई वांट टू डू मोर ऑफ दैट। तो वो अब चीज़ के लिए मेरे को अपने रिसोर्सेज बेस्ट यूज़ करने हैं, अपने लाइफ रिसोर्सेज बेस्ट यूज़ करने हैं। तो उसके लिए क्या मैं टाइम निकाल पा रही हूँ? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्या मैं उस पर थोड़ा बहुत पैसे स्पेंड करके आर्ट सप्लाईज़ लेके जो है जा पा रही हूँ कहीं पे जहाँ पे मुझे वो पीस ऑफ माइंड मिलता है जिससे मैं कंप्लीट पेंटिंग कर सकती हूँ? आई हैव 2 sons, one is 10 and one is 3. Am I able to spend time with them in a manner कि they are forming memories of me? या मैं उनकी लाइफ से मोस्टली एब्सेंट हूँ? तो जब इनिशियल ईयर्स थे कंपनी बिल्ड करने के लिए तो ये वाले कुछ ट्रेड ऑफ्स थे जो काम की तरफ ट्रेड ऑफ हो रहे थे। अब मेरे ये ट्रेड ऑफ्स टुवर्ड्स माई लाइफ स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज एंड उसकी तरफ ज़्यादा होंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। Everybody will tell me, मैं जितने भी entrepreneur से बात करता हूँ, or for that matter to some extent, I think what I run is an entrepreneurial venture of a boutique size. What I found personally also, और जो मैंने सुना भी है, is that entrepreneurship is very hard. How hard exactly is entrepreneurship? You know what really fascinates me? The people who can't help but build things. The ones coding at 3 a.m. because they had an idea they couldn't shake. The entrepreneurs that sketch business models on napkins. The makers that turn their garages into a workshop. They don't wait for permission. They just start and finish it until they're finished. But here's the problem. They grind solo. They often lack the support and community of like-minded builders. So imagine, what if instead of working alone in your apartment or garage, you were surrounded by people who think just like you, have the same hunger as you do, and want to build the future together. Recently, I was speaking with this fine gentleman, Balaji Srinivasan. He told me about something fascinating he's building, a community called the Network School, a frontier space for techno-optimists. It's made up of remote workers, digital nomads, online creators, personal trainers, self-improvers, event organizers,
and engineers of all kinds. These are people working on real projects, exchanging ideas at 2 a.m., failing fast, learning faster, and building a startup society. It's like having that college dorm energy, but focused entirely on learning and creating. If you've ever felt like you were meant to be part of something bigger than what you can build alone, check out ns.com. This might just be where you find your people. एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मुश्किल है बट बहुत रिवॉर्डिंग भी है. रिवॉर्ड मिलने से पहले वाला जो स्टेज है उसको मैं बोलूँगी तपस्या स्टेज. ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल आपने अपना काम शुरू किया, आपने अपनी जॉब छोड़ी, आप कॉलेज से निकले, आपके पास व्हाटएवर कॉलेज की EMIs देनी है एट्सेट्रा, बट आपने बोला मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ. सबसे पहले तो जो क्रश होता है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस. क्योंकि जब आप काम शुरू कर रहे होते हो और आप अपना आइडिया लोगों के साथ शेयर करते हो, आपके दोस्त, रिलेटिव्स एट्सेट्रा इस आइडिया को राइट ऑफ करने की पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए और तुझे क्यों जॉब में ही रहना चाहिए, सिक्योरिटी है एट्सेट्रा. आई थिंक हमारा थोड़ा सा वो माइंडसेट ना ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स ऐसे बिल्ड हो गया है कि जॉब है तो सिक्योरिटी है एंड बिजनेस है तो रिस्क है. अब ऑफ कोर्स शार्क टैंक के बाद से वो चेंज हो रही है, मेंटालिटी सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है, पर तब तक वो थी. एंड हम लोग जब बिल्ड कर रहे थे तो वो वाला टाइम था. उसके बाद जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो ये स्पेस में जाऊँगा, ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे ऐसे अप्रोच करेंगे, देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल हु यू वांट टू वर्क विद. क्योंकि आपको पार्टनर्स तो चाहिए अपना प्रोडक्ट भी बनाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, या बिजनेस आइडिया को लाइफ में लगाने के लिए, चाहे वो को फाउंडर ढूंढना हो. अब वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस क्रश होता है मैसिवली बिकॉज, और आई वुड से कि ईगो की तो जगह ही नहीं होती बिकॉज लोग आपसे बात ही नहीं करना चाहते. मेरी जर्नी में जब शुरू में मेरे को प्रोडक्ट बनाना था, मैंने कुछ 50 मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स से मदद मांगी थी कि मुझे छोटे स्केल पे बनाना है बिकॉज लेबॉरेटरी नहीं थी. उन्हीं की लेबॉरेटरी यूज़ करके मैं अपना फॉर्मुलेशन बनाना चाहती थी. और 50 में से 49 पीपल रिजेक्टेड मी. उनको बात भी नहीं करनी थी. उनके लिए, क्योंकि उनका कुछ डिसेंट साइज बिजनेस होता है, उनके लिए आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप कौन हो, आप उनका टाइम क्यों डिज़र्व करते हो, वो अपना रिसोर्स निकाल के आपको क्यों दे, या वो अपनी जगह आपको क्यों दे, या वो आप में ज़रा सा भी इन्वेस्ट क्यों करे, आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे कम. सो वहाँ पे अगेन वो इतना मुश्किल होता है कि आप खुद सोचने लग जाते हो कि यार इज़ इट वर्थ इट. जॉब में होता है AC ऑफिस में बैठी होती मैं, आज कॉफ़ी पी रही होती, साथ में काम कर रही होती, कुछ तो रिस्पेक्ट मिलती. बट आप अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, आपके अच्छे नंबर है, अब आप कुछ बिजनेस बिल्ड, तो पहले लेवल पे कॉन्फिडेंस जो है क्रश होता है, दूसरे लेवल पे जो है आपकी ईगो क्रश हो जाती है. एंड थर्ड लेवल पे आई वुड से जब आपने स्टार्ट कर लिया तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे एबिलिटी तो बन जाती है आपकी, बट वो कैपेबिलिटी डेवलप करने में जो दिमाग में घमासान युद्ध हर रोज़ हर दिन होता है, जो आपका पीस ऑफ माइंड छीन लिया जाता है और आपको कोई आइडिया नहीं होता कि जो मैं इतना एफर्ट बना रहा, इस पे कुछ रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा. आई थिंक वो वाला पीरियड होता है तपस्या वाला पीरियड, एंड दैट इज़ द टफेस्ट थिंग. बट इफ़ यू डोंट गो थ्रू दैट यूड नेवर गेट स्टार्टेड. उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया, आइडिया चल रहा है, स्पेस ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस स्केल हो गया, चलो 100 करोड़ तक स्केल हो गया, थोड़ी रिकग्निशन आनी शुरू हो जाती है कि लोग बात कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में. उसके बाद से आई फील थोड़ा बहुत रिवॉर्ड इन एक्सचेंज फॉर योर एफर्ट्स फिर भी मिलना शुरू होता है. बट जो वो पहले 2, 2.5-3 साल होते हैं जब तक आपका बिजनेस 100 करोड़ का नहीं बन जाता, वो प्योर तपस्या पीरियड होता है. इन्वेस्टर्स भी ढूंढना, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल कई बार ख़त्म हो जाता है डिफरेंट बिजनेसेस में, खुद के पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा रिलायंट होते हो दूसरे लोगों की हेल्प में कि यार कोई तो मेरी स्टोरी में बिलीव करेगा. उन लोगों को ढूंढना इन इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी टफ. एंड व्हाट कैरीज यू थ्रू ऑल दिस पेन? सो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार अपने बिजनेस के पीछे ना, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप वो बिजनेस क्यों कर रहे हो, योर वाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट देन हेल्प्स यू गेट थ्रू. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने हुनासा स्टार्ट की थी, विजन कुछ लंबा चौड़ा नहीं था, एक ब्रांड बनाना था हमने, मामाअर्थ. उस टाइम पे सोचा था सिर्फ बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और इंडिया में सेफ्टी की कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही थी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, वाइल आउटसाइड ऑफ इंडिया कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि बैंड है,
वो बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्वर्सेशन हो रही थी. कुछ ब्रांड्स भी कॉल आउट हो रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स शेल्फ से उठाए लेके जा रहे थे. एंड ये वाले वो ब्रांड्स थे जो इंडिया में भी बिकते थे और पॉसिबली हम सबसे ज़्यादा उसको गिफ्ट करते थे बाकी अपकमिंग बोल रहे हो, अपकमिंग बेबीज नेक्स्ट सीजन बेबीज के लिए एंटरप्रेन्योर इतना भी नहीं बन जाना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर बेबीज के लिए. आई गेट इट, कोई बात नहीं. सो आई थिंक मेरा वाई उस टाइम पे इट वाज माय ओन सन अगस्त्य, बिकॉज उसके स्किन पे सारे प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे थे और मैं एक्चुअली प्रोडक्ट बना रही थी उसके लिए. एंड जब अपने दोस्तों से ही सर्कल में बात की थी तो रियलाइज़ किया था कि यार इट्स नॉट जस्ट आवर बेबी बट इवन उनको भी यही प्रॉब्लम है. वो भी अपने बच्चों के लिए आउटसाइड ऑफ इंडिया से ही प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं और उसको बड़ी कंजर्वेटिवली यूज़ कर रहे हैं एट्सेट्रा, एक्सपेंसिव हैं. तो मेरा वो जो वाई था कि बेबीज़ ऑफ इंडिया डिज़र्व बेटर इज़ वॉट केप्ट मी गोइंग. एंड मेरा विजन एक्चुअली आई हैवंट टॉक्ड अबाउट इट एज मच बट माई विजन वॉज to just get started. And of course I got my husband who's also my co-founder Varun on board कि हम दोनों इकट्ठे कंपनी फॉर्म करते हैं. एंड सबसे बड़ा था कि जब तक आप अपनी टीम हायर नहीं कर लेते हो, बिकॉज पैसे लिमिटेड थे, इन्वेस्टमेंट रेज करनी थी, दैट्स हाउ यू बिल्ड अ टीम, विच वॉज अबाउट 6-8 महीने मैं हेल्प करती हूँ उसके बाद आप कंपनी चलाना एंड आई विल गो बैक टू माई पेंटिंग. Interesting. That was the vision. And then what flipped? What flipped on the journey? So when you start interviewing people and you start hiring them for the roles, of course मेरा हमेशा इंटेंट होता था कि यार जिसको भी मैं लाऊंगी ना वो मेरा काम मेरे से बेहतर करे, तभी आपको कंफर्ट आएगा कि हाँ अब you are sorted, the team is ready, I am stepping away because I love to paint and I want to do that for the rest of my life. तो शुरू में बिकॉज बजट कंस्ट्रेंट था और हम बहुत ही फ्रूगल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं यार, फ्रूगैलिटी तो लाइक अंग में बहुत टाइम लग गया मुझे ये लाइक रियलाइज़ करने में कि अच्छे लोगों को हायर करो, थोड़ा सा ज़्यादा पे करो, वो खुद ब खुद आपको रिटर्न दे देंगे. तो शुरू में तो आप हैंड्स एंड लेग्स ही ढूंढ रहे होते हो, वो हैंड्स एंड लेग्स जैसे एग्जीक्यूट करते हैं कभी लगा ही नहीं कि ये हमसे बेहतर कर रहे हैं उस स्टेज पे. तो ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिया हमने मैंने तो 2 साल तक you could not go back. 2 साल तक मुझे लगा ही नहीं कि कोई अभी आ गया है टीम में जो कि मेरा काम मेरे से बेहतर कर सकता है. एंड हार्ट ऑफ द बिजनेस वॉज प्रोडक्ट्स. सो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, R&D एट्सेट्रा इज़ वॉट आई एम डूइंग फ्रॉम डे वन. लाइक वो मैं, अब अच्छी बात है या बुरी बात है, आज भी आउटसोर्स नहीं कर पाई हूँ. एंड दैट इज़ द ओनली थिंग विच केप्ट मी कि यार प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. प्रोडक्ट की क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स एट्सेट्रा, किसी का भी व्यू अगर डिफरेंटली फॉर्म करता है तो आई एम द वन इन द कंपनी हु टेक्स ओनरशिप ऑफ एवरी फॉर्मुलेशन. एंड अगर वो ठीक नहीं है तो मैं ठीक करूँगी. और अगर मामाअर्थ सेफ्टी के लिए स्टैंड होता है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, मेड सेफ ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट, जो एक इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्ट चेक करती है टू बी सेफ फॉर ह्यूमन स्किन, बेबी स्किन, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा. अगर उसने कोई इंग्रेडिएंट पास नहीं किया तो वो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा. वो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है और उसको उनका अप्रूवल लेने में ही 2-2.5 महीने लग जाते हैं. तो जब हम बाहर से लोग लेके आते हैं तो उनको लगता है मामाअर्थ ना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रोडक्ट बनाता है, तो सेफ्टी का एंगल क्यों बोलना, नेचुरल है तो सेफ़ है, कंज्यूमर्स को समझ में आ जाएगा. तो हम ये मेड सेफ वाली कॉम्प्लिकेशन क्यों लेके आ रहे हैं. बट हमने कंपनी शुरू ही उससे की थी. हम एशिया का पहला ब्रांड था जो मेड सेफ सर्टिफाइड था. तो मेरे लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव नॉट बीन एबल टू स्टेप आउट इवन टुडे. और 2-2.5 साल के बाद तो ऑनेस्टली आप इतने एंट्रेंच्ड हो जाते हो, आपने इतनी स्लीपलेस नाइट्स, लाइक यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट मैस, ऑल ऑफ दैट ट्रबल, कि फिर 2 साल के बाद जाके तो मज़ा आना शुरू होता है फॉर द फर्स्ट टाइम कि ग्रो कर रही है, रेवेन्यू आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स की कॉन्वर्सेशंस हो रही है छोटे छोटे बोर्ड रूम्स में एट्सेट्रा. सो उस टाइम पे फिर कभी मन भी नहीं किया जाने का. वो विजन बढ़ता गया, 1 ब्रांड से 2 ब्रांड, 2 ब्रांड से 3, अब 6 पे पहुंच गए हैं. अब अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ है करने को. तो अभी भी अगले 4-5 साल तो मैं हूँ फिर देखेंगे. You know why I was asking, मैं जानना चाहता हूँ what, so your answer to the question of resilience is कि you need to have a why. If your why is clear, you will be resilient. Yes. And that guiding principle of why, क्या ये principle long term carry करेगा into other explorations like all these other things you're building, or does the why need to change after a certain while?
सी योर वाई चेंजेस, देर इज़ नो टेकिंग अवे फ्रॉम दैट. फॉर एग्जाम्पल जब मैं मामा अर्थ बिल्ड कर रही थी तब वाई मेरा बेबी था, बट 2 साल के बाद जब हम एडल्ट केयर में भी एक्सपैंड हुए क्योंकि कंज्यूमर्स हमसे वो प्रोडक्ट्स मांग रहे थे एट्सेट्रा, ट्रैक्शन आ रही थी, लोगों को प्रोडक्ट्स काफ़ी पसंद आ रहे थे, स्टोरी स्प्रेड हो रही थी, फिर आपका वाई थोड़ा सा चेंज हो जाता है. आपको लगता है कि यार मैं कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इन द इंडस्ट्री, राइट. आई थिंक उसके बाद मेरे लिए द बिगेस्ट लाइक माई happiest moment was when I saw all of these large FMCG companies talk about toxins. सारे बड़े ब्रांड्स ने जब अपने पैक्स पे अपनी कम्युनिकेशन चेंज की और बात करना शुरू किया, नो सल्फेट्स, नो पैराबेन्स, नो सिलिकॉन्स, that was the day when I truly felt that I've made a big change. I am powerful if I give 100%. I can bring transparency in this industry जहाँ पे अभी कोई transparency exist नहीं करती थी. तो मामा अर्थ के लॉन्च होने के बाद ये सारी कंपनीज़ ने नो पैराबेन नो सल्फेट कॉन्वर्सेशन शुरू करी थी. उसके बाद हमने दूसरा ब्रांड लॉन्च किया डर्माको, क्योंकि मेरे को ना हार्मोनल एक्ने एक फेज़ में हो रहा था. हार्मोनल एक्ने पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको सूट नहीं करते हैं, तो बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए, कुछ वर्क किए, कुछ वर्क नहीं किए. जब सबकी प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे डाल के देखी तो रियलाइज़ हुआ कि यार ये ना एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं जो सिर्फ केमिस्ट चैनल पे मिलते हैं. जब वो केमिस्ट चैनल के प्रोडक्ट वहाँ से केमिस्ट से ख़रीदे, प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी तो पता चला कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो कॉस्मेटिक में अवेलेबल है, तो ये फार्मा चैनल से ही क्यों बेच रहे हैं. अगर ये इतने प्राइस भी ठीक है, एक्सेसिबल भी है, इंडिया में इंग्रेडिएंट भी अवेलेबल है, आउटसाइड ऑफ इंडिया ये सारे प्रोडक्ट्स इस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिक रहे हैं, तो इंडिया में ये एक्सेसिबल क्यों नहीं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं. तब हमने द डर्माको शुरू किया, विच वॉज ऑल अबाउट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. वी ब्रॉट दैट इन टू द मेन स्ट्रीम. हमने डर्माको शुरू किया था, पहला साल लूकवार्म रिस्पॉन्स मिला कंज्यूमर से, बिकॉज बिल्कुल नया प्रोपोजिशन था. सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, नाइसिनामाइड एसिड क्या होता है, किसी को पता ही नहीं था. बट लुक एट द मार्केट नाउ, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक वैसलीन हु स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाइलुरोनिक एसिड. डव हैज़ मूव्ड इनटू ऑल ऑफ दीज एक्टिव बेस्ड इंग्रेडिएंट्स. So then you take some credit saying, like, I did it. I brought this into India. आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा था बट इंडिया में नहीं हो रहा था. और मेरा सबसे बड़ा एटलीस्ट जो मुझे ड्राइव करता है, जो मुझे मोटिवेट करता है, मोटिवेट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड, आई विल से, जो क्लियरली इट्स द फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू इज़ कि इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फॉर इंडियन स्किन एंड हेयर. ब्यूटी और पर्सनल केयर कैटेगरी में जब तक कंज्यूमर्स के दिमाग में टॉप 5 ब्रांड्स में हमारा एक ब्रांड हो, तब तक वी आर डूइंग अ गुड जॉब. एंड इफ इट्स चेंजिंग द इंटायर इंडस्ट्री फॉर बेटर, why not? Yeah, right. Why not? Wow. Were there any early signs now when you look back, आपने childhood में देख के कह सकते हो कि हाँ यार there were these streaks or symptoms of, I don't know, decision making, leadership, visionary, or like problem solving, or any of this that you can trace into your success? I've been an experimental is what I feel throughout my life. और बड़े छोटे छोटे नुआंसेस हैं. तो जब फिफ्थ क्लास से लेके, और सब कुछ अर्ली चाइल्डहुड में ही है, लेटर ईयर्स में ज़्यादा कुछ नहीं बदला. तो मुझे लगता है चाइल्डहुड शेप्स लाइक 80% ऑफ हु यू बिकम इवन व्हेन यू ग्रो अप. फिफ्थ से लेके 10th तक आई यूज्ड टू बी एन ऑलराउंडर. आई यूज्ड टू बी वेरी गुड इन मैथ्स. मैंने 8th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर्स ऑप्ट किया, 8 to 10 वो किया. अगेन 10th में आई वॉज सर्टिफाइड एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द स्कूल. because I used to paint also, and वो paintings bulletin boards होते हैं ना क्लासरूम के बाहर, वहाँ लगते थे, and then you feel very proud because that's the highest form of recognition. सारा स्कूल देख रहा है मेरी पेंटिंग लगी है प्रिंसिपल सर के बुलेटिन बोर्ड पे etc. So ये वाली कुछ स्ट्रीक्स थी मेरे पे. बट आई थिंक 10th के बाद, 10th में आपको बोल दिया जाता है सीरियस हो जाओ, अब ये लाइफ बदलने वाली है और सब कुछ जो है सही होना चाहिए, गलती करने की गुंजाइश कम है एंड ऑल ऑफ दैट. सो 10th के बाद 11th 12th में मेरे को अगेन सब्जेक्ट्स चूज़ करने थे, तो मैंने मैथ्स और कंप्यूटर चूज़ किया. कंप्यूटर मैंने बहुत अच्छे से किया बिकॉज मोस्टली सेल्फ ट्रेनिंग होती थी, लैब में जाओ अपने आप एक्सपेरिमेंट करो, कुछ फिगर आउट करो. मैथ्स में मैं बहुत ख़राब हो गई सडनली. मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि 10th तक जो बंदा 94-95% मार्क्स लेके आ रहा है मैथ्स में,
11th में आते ही मेरे मार्क्स फेल टू 45-55. देन आई रियलाइज दैट, बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, उसके बाद मैंने मैथ्स गिव अप कर दिया. मैंने बोला मेरे को करना ही नहीं है +1 +2 में. मैंने सिर्फ कंप्यूटर्स पे फोकस किया बिकॉज कंप्यूटर गेव मी अ लॉट मोर इंडिपेंडेंस टू ट्राई न्यू थिंग्स, टू डू वट एवर आई वॉन्टेड. मैथ्स फिक्सेटेड हो गया था, वो पता नहीं क्या सिखा रहे थे और मुझे आज भी नहीं समझ आता कि कौन सी लाइफ में मैं वो यूज़ कर रही हूँ. अगर मैं नासा की साइंटिस्ट नहीं हूँ तो मैं नहीं वो वाला अलजेब्रा यूज़ कर रही हूँ. आई डोंट नो क्यों पढ़ रहे थे हम वो. But I think a lot of my personality got shaped in those 2 years as well. Where I went from मुझे जो 10th तक था कि मैं सब कुछ करूँगी और मैं सब में अच्छी हो सकती हूँ, to मैं बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें करूँगी और उसमें बहुत अच्छा करूँगी. तो इवन आफ्टर 12th आई पिक्ड अप कंप्यूटर्स. मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर्स में किया, उसके बाद मैंने अपने डिफरेंट कोर्सेज भी कंप्यूटर्स में किए. मेरी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब भी कंप्यूटर्स में थी, बट उस चक्कर में मैंने बाकी सारा कुछ गिव अप कर दिया. मैथ्स भी गिव अप कर दिया, पेंटिंग भी गिव अप. बट देन लाइफ हैज़ सर्टन प्लान्स फॉर यू एंड थिंग्स केम बैक. सो आई थिंक आई वर्कड विद NIIT एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर अबाउट 3 years. अगेन ट्रेनिंग, जो लोग बड़े कंपनीज़ में काम करते थे उनके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते थे. एंड मैंने उनके ऑफिसेज में जाके उनको वो सॉफ्टवेयर्स दिखाने थे कि यार आप अपना काम कैसे बेहतर कर सकते हो या ईजियर बना सकते हैं, हम जल्दी कर सकते हो, जो वो मैनुअली करते थे उस टाइम. तो बड़ी सिंपल सी जॉब थी, बट मुझे बहुत मज़ा आया था वो करके. उसके बाद आई मेट वरुण एंड वी गॉट मैरिड. वरुण की जॉब की वजह से हमें फ़िलीपींस मूव करना था फॉर अबाउट अ year and a half. एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब. और जब फ़िलीपींस मूव किए तो पहली बार घर सेटअप कर रहे थे, सब कुछ काफ़ी न्यू था. तो मैंने डिसाइड किया कि अभी 6 महीना जॉब नहीं करनी, उसके बाद देखेंगे. तो जब घर सेटअप कर रही थी, पूरा घर पे फर्नीचर तो चलो आपने लगा के, वॉल्स सारी एम्प्टी थी. जैसे आपकी इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं, मेरी वॉल्स एम्प्टी थी. और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं होता था. तो सोचा यार बाज़ार से क्या ख़रीदेंगे, कैनवस और पेंट्स लेके आते हैं, इतनी सारी दीवारें हैं, 5-6 काम खुद ही बना लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, देखती हूँ. और टाइम भी था क्योंकि जॉब तो थी नहीं. तो आई बॉट सम कैनवस पीसेस, पेंट्स एट्सेट्रा. एंड आई थिंक शाम को कुछ 6:30-7 बजे मैंने पेंटिंग करना शुरू किया. Varun came from work, he saw that I was painting, we had dinner together. Then I told him, I said, आप सो जाओ because मैं कर रही, your brain is occupied and creativity ना kind of flows, so you're very impatient. आप रोक नहीं सकते हो जब आप creative feel कर रहे होते हो. तो Varun सो गए. When he woke up at 6:30 in the morning, I had 5 works that were ready, put up on the wall. गीले थे, but मैंने दीवार पे ऐसे सूखने के लिए लगाए हुए थे. And I hadn't slept the whole night. That is when he for the first time got to know कि इतना पैशन है कि तू सोई नहीं पूरी रात पेंटिंग के लिए. And I was happiest, like he, as per him, happiest that he's ever seen me. Full of energy. बिल्कुल मैं tired नहीं थी. तो एक्चुअली वरुण ने मुझे रियलाइज़ कराया कि समवेयर पेंटिंग इज़ योर पैशन, तुझे पता नहीं है. He was the one who made that, who brought that to life. And when I after that started thinking about it, मुझे वो कहते हैं खुजली होती है कि रोज़ कुछ बनाना है, और वो कभी रुका ही नहीं उसके बाद. तो he picked up, he clicked a few pictures, he sent to 5-6 different universities. न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ आर्ट्स से कॉल आ गया. Then I went there. It was all him who did that. I never thought कि मेरे को पढ़ना है प्रोफेशनली या कुछ करना है, कुछ भी नहीं. Like just so मेरे लिए even for example the business that we created, it came out of a personal problem. ऐसा नहीं था कि मैंने बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा हुआ था और मुझे पता था कि मुझे ब्यूटी कैटेगरी में ही जाना है और मुझे ऐसा ब्रांड ही क्रिएट करना है. नथिंग. स्टोरी थी छोटी सी कि यार एज अ क्रिबिंग वाइफ, यू नो, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड कई बार आप बहुत ज़्यादा यार कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है इसके बारे में, वाई डू आई हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस पेन. कि मैं बाहर से प्रोडक्ट मंगाती हूँ, फिर शेल्फ लाइफ के हिसाब से उसको स्टोर करती हूँ, फिर बाय द टाइम यूज़ करने की बारी आती है प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है. द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम वेस्टिंग is so huge. Right. My friends and relatives started avoiding me क्योंकि मैं उनको हाउंड करती थी. जो बाहर जा रहा है US में उसको मैं होमवर्क दे के भेजती आप ये ढूंढ के इसे स्टोर पे ऐसे ऐसे लेके आना. They started avoiding my calls because उनको पता था ये कुछ तो बोलेगी लेके आओ, तो हम बताएंगे ही नहीं इसको कि हम ट्रैवल कर रहे हैं. So I think that frustration led to this one like almost kind of a fight. Why is nobody doing something? He just made like a very random like reward. तो तूने क्या कर लिया? And that was the flip. That was the turning point.
It just made me feel so guilty. कि what am I regretting? मैंने क्या किया है? Why am I expecting others to do it? I should expect myself to do something about it. Have you even tried? Were the questions that I was asking myself. तूने कुछ भी research काम कुछ किया है rather than cribbing that you're doing for the last 1.5 years? What else did you do? And I think that then helped me, to do some work. पहले मैंने ingredient से शुरू किया कि यार ये ingredient होने चाहिए because ये बाकी products में present होते हैं जो इंडिया के बाहर बिकते हैं, ये हमारे products में present होने चाहिए. अच्छा हमारे कौन से ब्रांड्स हैं, उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, उसमें से देखा कि यार ये तो 90% केमिकल वही यूज़ कर रहे हैं जो हम एडल्ट पे भी यूज़ कर लेते हैं. इंडिया के बाहर वो बैंड है, यहाँ पे जो है हम खुला यूज़ कर रहे हैं, बेबीज़ पे भी यूज़ कर रहे हैं. अब हम जैसे पेरेंट्स पॉसिबली थोड़ा सा प्रीमियम दे देंगे बट हमें सेफर प्रोडक्ट्स ऑप्शन तो दो, ऑप्शन ही नहीं दे रहा है. आई रोट टू अ फ्यू ब्रांड्स एज वेल दैट यू शुड डू दिस विद दिस इंटायर आइडिया. थैंक गॉड किसी ने पढ़ी नहीं या पता नहीं पढ़ी या रिप्लाई नहीं किया, वट अगर करते तो आज मैं आपके साथ नहीं होती यहाँ पे. बट थैंक गॉड नोबडी हर्ड मी देन. Right. Is how I started this. So मेरी पूरी life has been hit and try. It has been experimentation. It has been me not knowing where will life lead me to. And I think आज भी मुझे उसी में comfort मिलता है. अगर मुझे बहुत ज़्यादा strictly पता हो ना कि this going forward, it makes me uncomfortable. So I find comfort in uncertainty. Interesting. In going with the flow. That's a very interesting trait. Yeah. Identifying कि यार this might work but this can also work, but life can also go in this direction, and being open to opportunities that come your way. Very interesting. This I think is a superpower trait because one of the hardest things in life is कि आप future को लेके uncertain होते हो and then that just spirals you, it puts you in a different mood, it doesn't let you create or whatever. There's paralysis, there's fear, right? Like very often now as I turn 30 I meet my friends और हम कहते हैं भाई हमारे बचपन में सपने थे. I finish by saying पर वो कहाँ खो गए? What happened to them? Right? Like okay, wildly somehow I do internet clownery stuff. Wildly this is somehow happening, but हाँ बहुत सारे सपने होते हैं वो कहाँ खो जाते हैं. And begs the question, if the future and uncertainty have something to do with it, does fear have something to do with it? What do you think? I think हमारा सबसे बड़ा जो मैंने अभी just बोला कि 10th में ही हमें ना रियलाइज़ होना शुरू करा दिया जाता है कि अब गलती करने का स्कोप बहुत कम है. एंड वहीं से हमारा फियर ऑफ गलती करना, फियर ऑफ फेलियर स्टार्ट्स शेपिंग अस वेरी डिफरेंटली. एंड आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स हम अपनी ड्रीम्स पे गिव अप कर देते हैं, या हम जो चेज़ करना चाहते हैं वो हम चेज़ नहीं करते बिकॉज हम डरते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे. आप एक डायरेक्शन में चल रहे हो, वहाँ पे सेफ्टी है तो सारी दुनिया आपको पुश करेगी यार सेफ़र ऑप्शन ही चूज़ करो. बट आपको अपने लिए डिसाइड. अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सेफ्टी में ही कंफर्ट और पीस मिलता है. दे वांट टू टेक दैट डायरेक्शन एंड दैट्स आल्सो नॉट अ रॉन्ग डायरेक्शन, एब्सोल्युटली ओके. बट कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको वो सेफ्टी वाला जोन समझ नहीं आता, केज लगता है मुझे कि यार अब मैं और कुछ ट्राई नहीं कर सकती क्या. हाँ कि मेरे पर इतने ही है. राइट. मैं ट्राई करना चाहती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरा एक बहुत वियर्ड एस्पिरेशन है, मैंने कभी प्रॉपर हाइकिंग नहीं की बट मेरे को ना ऐसे लगता है कि किसी दिन माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाना. Let's go. I think it would be an amazing adventure. It would be. It would be. And it has been on my mind since the last 3 years for some reason. I don't know what is it trying to tell me. मैं पूछती हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे पास अभी तक आंसर नहीं है. पॉसिबली आंसर आएगा जब मैं कर लूँगी. बट इट कीप्स कमिंग बैक टू मी कि क्यों. और मैंने एक्चुअली मैं कभी प्रॉपर हाइकिंग या ट्रैकिंग नहीं किया है. मैं उनमें से होती हूँ जो ऐसे 10-15 मिनट चल के फिर सड़क पे चौंकड़ी मार के बैठी होती है ना, आप हिल नहीं जा सकती. नहीं, but I think I've actually been speaking to a lot of people who have done climbing. One of the youngest people to ever climb Everest. Back in the day, he was the youngest. फिर वो और लोग आ गए. And I think वो लोग एक ऐसी जिंदगी जीते हैं that we don't have access to. What goes on in their head, the experiences they have, वो एक बहुत ही, it's just so far removed. It's so supernatural. How you survive that, what you think, how decisions are made. Very interesting. Very, very interesting people. Yeah. So I think there is a thrill to it. Yeah. I get it. So I'm not sure if मैं कभी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. शायद मैं फेल हो जाऊंगी. But
कर, बट क्यूरियोसिटी टू डू इट, यू नो, लाइक ट्राई इट, कि एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो कि क्या करते हैं वो, कैसे सोचते हैं. आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आपको इतना फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, हाउ डू यू ओवरकम दोज. पहाड़ के बीच में हो, वहाँ पे तो नहीं बोल सकते कि थक गई, राइट, है ना, वहाँ पे रोड पे नहीं बैठ सकती कि मैं नहीं जा रही, बहुत ऊंचा है. तो वहाँ पे देन व्हाट आर द एक्शंस, लाइक हाउ डज योर माइंड start thinking differently for you to take actions differently? Right. Because the only limitation then is your mind, na? That's the only conversation left. It's such a fascinating, isolated experiment to be in. Kar le khud se baat, like try and stop yourself. Now what are you going to do? You stop here, right? So I think it's very, very interesting. What is your best-selling product and why do you think is that your best-selling product? What is my best-selling product? बहुत सारे best-selling products हैं यार, across brands अब different है. Okay, with Mamaearth, what's your marquee product? So with Mamaearth, हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो हमारा ऑलमोस्ट पहला प्रोडक्ट भी था ब्यूटी में इज़ उपटन फेस वॉश. आई थिंक वो उस तरीके का ओनली फेस वॉश है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है. इट हैज़ अ स्लाइट स्क्रबिंग इफेक्ट. उसका इंस्पिरेशन वॉज कि हम घर पे उपटन बनाते हैं. एटलीस्ट जब मैं बड़ी हो रही थी नॉर्थ में, मम्मा, आई यूज टू प्ले स्पोर्ट्स एज वेल. आई वॉज एट वन पॉइंट इन टाइम स्पोर्ट्स कैप्टन of my class, school team, whatever. तो धूप में बहुत ज़्यादा खेलते थे, तो जब घर आते थे टैनिंग हो जाती थी. the only product that she used to apply on me was this Upton पैक जो घर पे बनाते हैं, बेसन, दही, टर्मरिक, हनी मिक्स किया और उसको लगाया, 15 मिनट रखा और फिर उसको उतारते थे. जब उसको उतारते थे तो स्क्रबिंग इफेक्ट आता था. तो वहाँ से इंस्पायर होकर हमने बोला कि अब फास्ट पेस लाइफ में तो लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो उपटन घर पे रोज़ बनाएं और रोज़ लगाएं. तो हमने उपटन फेस वॉश बनाया. उसमें वॉलनट स्क्रब्स हैं, टर्मरिक है, सैफरन है, वही वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, लैक्टिक एसिड है जो कि दही में होता है, वही वाले सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के वो आई थिंक हमने लॉन्च किया था. कंपनी हमने लॉन्च की थी दिसंबर 2016 में एंड उपटन फेस वॉश आया होगा 2018 में कभी. तब से लेके आज तक हमारा फेस वॉश में वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है. और कोई भी और ब्रांड वैसा फेस वॉश आज तक क्रैक नहीं कर पाए. बहुत लोगों ने कोशिश की है. आप मार्केट में जाओ या आप गूगल करो उपटन फेस वॉश, बहुत सारे फेस वॉशेस आएंगे. जब आप सबको ट्राई करोगे और आप मामाअर्थ का ट्राई करोगे, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा कॉपी है. वो स्क्रबिंग इफेक्ट उस बेस के साथ मॉइस्चराइजिंग जैसे घर का उपटन होता है. It was the most challenging formulation that we have built, you know, in like so many years in Mamaearth. Most challenging. It took us बहुत टाइम लगा था. उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी कैसे करना है, बट हमने ना आइडिया पे गिव अप नहीं किया था. And that's also the most loved product. And is that because it is just such a superior product? या is there something about the consumer here कि उसको वो nostalgic? Like why is it such a I think market it was product? a differentiated proposition. सब लोग फेस वॉश बना रहे थे, एक ही तरीके का फेस वॉश था. एंड दिस फेस वॉश व्हेन इट केम टू द मार्केट इट स्टूड आउट. दो कैटेगरीज एग्जिस्ट करती थी. फेस वॉश अलग होता था, स्क्रब अलग होता था. Right. ये वाला जब आपने फेस वॉश लिया, ये स्क्रबिंग भी था, माइल्ड था, फेस वॉश वाला इफेक्ट भी देता था, टैनिंग भी रिमूव कर रहा था बिकॉज उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे और आपको 15 मिनट लगा के रखने की भी ज़रूरत नहीं है. सो आई थिंक दैट सी कंज्यूमर के साथ इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ एफिकेशियस 90% ऑफ द वर्क गेट्स डन देयर. अगर प्रोडक्ट एफिकेशियस नहीं है, अगर कंज्यूमर यूज़ करके उनको डिलाइट नहीं आ रहा है, तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. बट अगर प्रोडक्ट यूज़ करके तो उसकी जो लॉन्ग लाइफ होती है ना, जो सस्टेनेबिलिटी होती है कि प्रॉफिटेबली सस्टेन करेगा, बिजनेस बिल्ड करेगा, वो आई थिंक हमारे लिए अब कुछ 300 करोड़ का एक प्रोडक्ट है. Right, exactly why I asked that question. एंड वी स्पेंड ऑन इट टू क्रिएट अवेयरनेस बिकॉज हमने ज़्यादा कंज्यूमर्स को रीच आउट करना है. अभी भी आप सोचिए जिन ब्रांड्स के साथ हम compete कर रहे हैं वो 50, 60, 70, 80 साल पुराने हैं, हम सिर्फ 8 साल पुराने हैं. तो आई थिंक FMCG में स्पेशली ब्यूटी में आपको मार्केट करते रहना पड़ता है, बट आपका क्वांटम ऑफ मार्केटिंग कम होता रहता है जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ता रहता है, जैसे जैसे ब्रांडिंग हाँ प्रॉपर जी. होती है. राइट. बट बियॉन्ड अ सर्टन स्केल अगर एक प्रोडक्ट एफिकेसी नहीं दे रहा है तो वो आप स्केल नहीं कर पाओगे. What do you mean efficacy मतलब? Results when results, people ठीक. use it on the skin, हाँ. it has to show results. Sure, efficacy in that way. ठीक, interesting. You know why? This is my question. I want to understand, through building all these consumer brands, have you found that the Indian consumer is different or unique in a specific way than general consumer? Indian general consumer मतलब broader consumer, I don't know. Like what is unique about the Indian consumer?
सी इंडिया इज, जैसे हम बहुत कॉमनली भी बोलते हैं ना कि इंडिया एक देश है बट बहुत सारे मिनी देश एग्जिस्ट करते हैं इस एक देश में. पीपल इन नॉर्थ एंड साउथ आर वेरी डिफरेंट. देयर स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. दे वॉन्ट वेरी डिफरेंट थिंग्स even in terms of food. Their palates are different, their food consumption is different. तो हमें इंडिया में रह के अगर हम सोचें कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कंज्यूमर की और उनको हम देंगे अपने प्रोडक्ट्स, वो नहीं काम करता है. इवन फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्थ इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो जब हमने उपटन भी बनाया तो ये नॉर्थ कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इसको उपटन बोलते हैं. अब लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, नए नए एंटरप्रेन्योर्स बने हो, आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है, हमने उपटन फेस वॉश लॉन्च कर दिया. कुछ 1.5 साल बाद जाके हमें पता चला कि यार महाराष्ट्र में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा उपटन क्या होता है, क्योंकि वो उपटन बुलाते ही नहीं है. वो सेम रेसिपी को बुलाते हैं उटना, कुछ लोग उसको बुलाते हैं वटना, कुछ लोग उसको कुछ और बुलाते हैं. तो उस एक रेसिपी जो कि उपटन ही है, इतने सारे अलग अलग नाम हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कि अब उसको बिल्ड करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, बिकॉज कंज्यूमर को प्रोडक्ट का नाम सुन के नहीं समझ में आ रहा था. फिर हमने थोड़ी सी पैकेजिंग चेंज की, फिर हमने उस पर हल्दी दिखाना, बैकग्राउंड स्ट्रिप पे ज़्यादा हल्दी दिखाना शुरू किया कि हल्दी सबको समझ में आती है. टर्मरिक, सैफरन, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी सबको समझ में आता है कि क्या है. इमेज से उनको पता चल जाएगा कि हाँ जी इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, तो उनको पिकअप करना है या उनको नहीं करना, बिकॉज वो घर पे ये इंग्रेडिएंट्स अपने DIY मास्क में यूज़ करते हैं. उस एक चेंज से हम पैन इंडिया ऑडियंस को अपील कर पाए. लेकिन अभी भी जब हमें कंटेंट बनाना होता है साउथ के लिए या दूसरे रीजन्स के लिए, फिर हम उनकी लैंग्वेज में अडेप्ट करते हैं कंटेंट, और मार्केटिंग भी डिफरेंटली करते हैं. Very interesting. So you have to market to all these subcategories, these sub pools of consumer. But product सबके लिए सेम बनता है या वो भी डिफरेंशिएटेड? फूड में प्रोडक्ट भी सबके लिए डिफरेंट बनता है. सो सेम, किसका एग्जांपल दूँ? फॉर एग्जांपल ड्रिंक्स में बताती हूँ. जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, साउथ में जितना मीठा लोगों को पसंद है वर्सेस नॉर्थ में जितना मीठा पसंद है, उसमें फ़र्क है. तो ये सारे बड़े ब्रांड्स भी अपना फॉर एग्जांपल स्पाइस कंटेंट या शुगर कंटेंट इन फूड डिफरेंट रखते हैं. तो अगर आप डिफरेंट रीजन से सेम प्रोडक्ट लेके आओगे और उसको पीने की कोशिश करोगे सेम टाइम पे, आप डिफरेंट बता पाओगे. वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस वाज एन आई ओपनर फॉर मी एज वेल. मुझे नहीं पता था, 5 साल ऑफ बिल्डिंग द कंपनी, मुझे ये नहीं पता था. उसके बाद जब हम और लोगों से बात करते हैं एंड बिजनेस थोड़ा सा स्केल हो जाता है, तो फिर थोड़े से बड़े लोग भी आपसे बात करने के लिए ओके होते हैं, अपनी इनसाइट्स शेयर करते हैं. तो वहाँ पे कुछ मतलब कंपनी के CEOs से बात करके मुझे ये इंसाइट मिली थी कि यार हम तो डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट क्यूरेट करते हैं. टेस्ट भी डिफरेंट होता है, एफिकेसी भी डिफरेंट होती है, ये भी डिफरेंट होता है. हमने अभी तक ब्यूटी में नहीं किया है, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पक्का करेंगे. फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया है, हमारे पास एक अनियन शैम्पू है जो कि नॉर्थ में ज़्यादा अपील करता है. रोज़मेरी शैम्पू है जो कि साउथ फर्स्ट रेसिपी है. अब उसी की तरह हमने एक पैक लॉन्च किया है, केरला थाली फेस हेयर पैक. वो केरला की रेसिपी है, वहाँ पे बहुत कॉमनली यूज़ करती है. 11 इंग्रेडिएंट्स का मिक्स है. सो केरला थाली बुलाते हैं वो उसको. बेसिकली मिक्स ऑफ 11 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दैट दे बीट टुगेदर, फॉर्म अ पाउडर, फिर उसको पानी में मिक्स करके बालों पे लगाते हैं. उसी को हेयर पैक लगाते हैं, उसी से कंडीशनिंग होती है, उसी से हेड वॉश भी होता है. दिस इज इट. यस, दिस इज इट. तो अब देखो इसमें हमने लिखा भी उसी लैंग्वेज में हुआ है. तो अब विद इन द ब्रांड डिफरेंट पॉकेट्स के लिए हम कैसे प्रोडक्ट बनाए जो उनको अपील करें, इज समथिंग दैट वी आर डूइंग, वी हैव स्टार्टेड डूइंग रिसेंटली. आई फील लाइक, पता नहीं, मे बी इट्स जस्ट मेरी एज बेस्ड मायोपिया, बट Indian consumer market, Indian consumer brands, like right now is the moment. There's so much coming up, and it is almost like हम लोग rediscover कर रहे हैं कि exactly market कैसे करना है Indian consumer को. Because once you think back on what you just said, हाँ obviously मराठी में कुछ और कहते होंगे तो उसको अलग नाम देना चाहिए, but वो forward thinking में obvious नहीं होता. नहीं आता. हाँ. देखिए हम लोग शेप बहुत डिफरेंटली हुए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो इंडिया के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे थे ब्यूटी में, स्पेशली मेरी कैटेगरी में. क्या होता था, ये सारे ब्रांड्स ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ये वहाँ पे कोई फॉर्मुलेशन बिखरी है, हमने वो ब्रांड इंडिया में लेके आना है. चलो अब इंडिया में लेके आना है, इस प्राइस पॉइंट पे चाहिए, तो वो वाली जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उस पर सस्ते इंग्रेडिएंट्स डाल के अडेप्ट कर दो वही फॉर्मूला.
Lower quality product, lower cheaper quality price. product, cheaper price was the only thing that we were serving. हम लोग वेदर जो है इंडिया का कितना डिफरेंट है. Right. ज़्यादा गर्मी होती है, कम सर्दी होती है, सर्दी वाले Sure. महीने ही कम है. Right. तो क्यों क्रीम का सबसे बड़ा फॉर्मेट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वर कोल्ड क्रीम्स? That's a very interesting क्योंकि question. वो बाहर चलता था, हाँ. यूरोप यूएस में चलता था. वही वाले ब्रांड्स जो है वो वाला फॉर्मुलेशन लेके इंडिया आ गए. वहाँ पे थिक क्रीम चलता था, इंडियंस को भी थिक क्रीम दे दिया. उनको बोला यही क्रीम अवेलेबल है क्योंकि कोई और कुछ और बना ही नहीं रहा था, तो हम भी वही यूज़ कर रहे थे. वही हमारी आदत बन गई. मेरे को तो आज तक लगता है कि क्रीम्स हाँ बिकॉज वो फिर दिस बिकम्स अ कल्चरल नॉर्म ना इन द साइकी ऑफ द कंज्यूमर. Yes. It is only in the last 7 to 8 years where conversations about light gels have started. क्योंकि किसी ने तो इंडियन स्किन को डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए, लाइटर प्रोडक्ट चाहिए, इतना हैवी नहीं चाहिए, इतना ऑयल कंटेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही पसीना आता है. उसके ऊपर कोल्ड क्रीम लगा के घूमेंगे तो और पसीना आता है. ब्रीदेबल ही नहीं रहता. माय स्किन फील्स वेरी शार्प. राइट. Yes. So across categories now that is changing. Same for sunscreen. सनस्क्रीन हमेशा बाहर काफ़ी बड़ी कैटेगरी रही है. इंडिया में बिल्कुल की कैटेगरी नहीं बन रही थी 5 साल पहले तक. पिछले 5 साल में दिस इज़ नाउ पॉसिबली द सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी इन ब्यूटी, सनस्क्रीन. पिछले 5 साल में क्या चेंज हुआ? द इंटरनेट. No. Internet, yes, So, of course, which is कि हम कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए products. Of course that has changed. Sure. Marketing has changed. Like you have real people talking about the product, that has changed. But on the product front, what changed? हमने एक्वालॉजिका ब्रांड लॉन्च किया. एक्वालॉजिका में हमने बात की कि यार हम सनस्क्रीन, इस कंज्यूमर इनसाइट जो हमें समझ में आई कि लोग सनस्क्रीन इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो बहुत हैवी है और वो उनकी स्किन को पे पसीना लेके आती है. तो जितना पसीना उनको आता है और जब वो सनस्क्रीन लगाते हैं उनको और पसीना आता है एंड वो चिप चिप हो जाता है. दैट इज़ समथिंग दैट दे नॉट लाइक. ना दिस वाज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. हमने बोला लाइट वेट सनस्क्रीन बन सकती है या नहीं बन सकती. एक्वालॉजिका में हमने ब्रांड ही लॉन्च किया सनस्क्रीन के साथ. Within like starting that year, the category started growing phenomenally, and then of course beauty में आप एक ब्रांड को पता चल जाए क्या करना है, 10 ब्रांड्स सेम कॉन्सेप्ट लेके पीछे पीछे आ जाते हैं, which is your competition. But I'm saying that's also good because वो category को expand करने में, user behavior increase करने में, hence overall market expand करने में help करता है. तो सब अब पूरी conversation sunscreen पे क्या है? Lightweight, absorbing, water thin texture, conversation ही है. तो ऐसा थोड़ी था कि इससे पहले ये फॉर्मूला नहीं बन सकता था. बट किसी ने वो एफर्ट ही नहीं डाला ये समझने में कि इंडियंस सनस्क्रीन क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं. ऐसा थोड़ी है कि उनको सन प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, वो अपनी हार्मफुल, ऑफ कोर्स सन रेज आर हार्मफुल टू योर स्किन, इट शोज, एजिंग होती है, पिगमेंटेशन होती है, आप चाहते हो प्रोटेक्ट करना, बट आपने प्रोडक्ट ही नहीं कभी दिया जो हम लगा पाए और हम बोलेंगे हाँ दिस इज समथिंग दैट आई कैन यूज़ एवरी डे, पॉसिबली 2 to 3 times इन अ डे. जैसे ही हमने कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट दिया उन्होंने कैटेगरी अडॉप्ट कर ली. Right. So like some of these nuances, I think, be it from a product perspective, be it from understanding your consumer perspective, बहुत ज़रूरी है. इन nuances को समझ के जब हम उनके पेन पॉइंट को एड्रेस करते हैं ना तो लोगों को बात बहुत आराम से समझ में आती है. मेरे को ऐसा भी लगता है that to some extent if you're trying to build a to consumer brand, you begin with the consumer psychology. And you ask them what do they need, and then maybe look for what exists and what is missing in that equation. And so, like, this is the consumer insight process, right? बिल्कुल. And but for India, then is a very stratified consumer process. फिर तो आपको हर 200-400 किलोमीटर में थोड़ी थोड़ी साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स अकाउंट फॉर करते हुए चलते रहना पड़ता होगा. Is it? नहीं, आई डोंट थिंक सो. अच्छा, that's not the case. एटलीस्ट ब्यूटी कैटेगरी में, फूड में ये बहुत वैलिड है जो आप बोल रहे हो. एब्सोल्युटली. आप साउथ में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दो बट वो साउथ की पैलेट के हिसाब से ही नहीं है तो वो नहीं अडॉप्ट करेंगे. Right. ब्यूटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ब्यूटी में अगर आपका प्रोडक्ट लार्जर ऑडियंस को अपील कर रहा है तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अर्ली अडॉप्टर्स आपको मिल जाएंगे. अर्ली अडॉप्टर्स मिलने के बाद फर्दर आपको उस ब्रांड में जब एक्सपैंड करने हैं और प्रोडक्ट्स लेके आने हैं और कैटेगरीज लेके आनी है, कौन सी मार्केट में आप कितना एक्सपैंड करना चाहते हो, वो वाले नुआंसेस बाद में आते हैं. बट ब्यूटी में आपको एक प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो अपील करे ज़्यादातर इंडियंस को. आप शुरू वहाँ से करें एंड देन एज यू एक्सपैंड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज दोज कुड बी जोग्राफिकल मार्केट बेस्ड. How's your world being impacted by AI? My world, this is a very big. No, I mean specifically. Which first part in the of business, my world? In the business sense, is there, like, for instance, beauty, direct to consumer? Is there any impact that artificial intelligence has on that?
See, I'll tell you a very recent experiment that I did again. I asked AI to build a formula, which was a shampoo formula. Okay. I just wanted to see कि क्या करता है वो. मैंने उनको बताया कि मेरे को इस हेयर फॉल का एक शैम्पू बनाना है, मुझे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाना है, इतने वीक्स में हेयर फॉल कंट्रोल करना चाहिए, प्राइस पॉइंट इतना होना चाहिए, आप मुझे फॉर्मूला सजेस्ट करो. इट गेव मी अ फॉर्मूला. आई गेव इट टू माई R&D टीम. आई सेड लेट्स बिल्ड दिस इन द लैब. उन्होंने फॉर्मूला बनाया, बिल्कुल हल्का पतला पानी लाइक टेक्सचर आया उसका, बट फॉर्मूला बनाया. एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. इट्स नॉट जस्ट इन दिस डोमेन, दिस इज़ लाइक अ फॉर्मुलेशन जो अभी तक मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने सोचा है कि यहाँ पे भी AI का यूज़ कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग. डेटा एंड टेक्नोलॉजी एंड हाउ वी आर यूजिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल एक काम को जहाँ पे हमें 5-6 लोग लगते थे डिफरेंट, पहले एक काम करेगा फिर दूसरा काम करेगा फिर तीसरा, वी हैव क्रिएटेड एजेंटिक वर्कफ्लोज यूजिंग AI. द वर्कलोड हैज़, I would say the work has increased by 70%. Of course, the people are there to fine tune the last edge things so that company में team can use it आराम से. Right. But जो काम for example अगर हम 10% काम कर पाते थे 5 दिन में, अब हम 70% काम कर पाते हैं 5 दिन में. So I think it is going to impact us in ways that we can't even imagine. It is going to take away jobs from people. Yeah. People will start seeming useless to you until they upskill themselves. सबसे बड़ा स्किल सेट जो आज के जनरेशन को चाहिए टू बी रेलिवेंट, इंक्लूडिंग अस फाउंडर्स बाय द वे, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा काम भी पॉसिबली कर पाएंगे. स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, हम ठीक है कुछ नुआंसेस लेके आते हैं, बट बेसिक स्ट्रैटेजी तो AI बना देगा. अगर हम अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, अगर हम ये नहीं सीखेंगे कि AI यूज़ करके हम अपना आज वाला काम बेहतर कैसे कर सकते हैं, उससे बेटर रिजल्ट्स कैसे दे सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. बट द पीपल हु लर्न टू यूज़ AI and who learn to do whatever they are doing today better using that in a more productive manner and still control the machine and bring in some of those nuances, Yeah, I know exactly what you're saying. They are the ones who are going to thrive and who are going to do well. Of course, like AI engineers are going to be the rock stars of tomorrow. हाँ, क्योंकि AI का सारा आउटपुट is very standard. उसमें there is a human element that is needed. उसमें there is a polishing that makes it from computer generated slop to usable output. Yeah. Call it the verification process or whatever you might. एक end terminal आदमी और एक front terminal आदमी आपको चाहिए with AI to actually have utility for somebody who can think about AI को कैसे use करें to the Right. best possible वो, and somebody who can check that output that is it in line. Right. बीच वाला जो काम करने वाले लोग हैं ना, they are in trouble because वो वाला काम जो है, जो इतनी शीट्स एनालाइज करनी है, डेटा एनालाइज करना है, okay, tell me the top 3 things out of a report of 50 pages, all of that work now AI is doing. All of your legal contract checking AI is doing. All of your invoice checking AI is doing. Like, It's crazy. it's crazy. It is. There are conversations I would not have with my best friend that I've had with AI, and because it's not because of the personal nature of it, it's because कौन सुनेगा मेरे काम के बारे में इतनी डिटेल्स, राइट? लाइक who's going to be interested? So I just chat away, and I'm not saying the responses are phenomenal, but they're way above average. They're very good, and I learn so much about myself in this process. I'm a mom to 2 boys, and Right. like handling 2 boys is tough. And being a mother, understanding how does a boy psychology work and like how do they operate is also something which I'm learning as I'm parenting them. तो मेरा anytime parenting therapy happens with my AI. Wow, Anytime. that's crazy. And the craziest bit is when I ask it anything, it gives me outputs which I'm actually able to use and implement and get the results that I'm seeking. Like, it is actually that good. So when I wanted my son to go to a library and he wasn't agreeing to go to the library because he's like, you are asking me to read books, it gave me, okay, approach the conversation like this. Then it gave me 5 things to talk about to ultimately
getting the child to admit that I want to go to the library. That's crazy. Okay, I did that. And I did that. And Agastya came back and say, okay, Mama, I'll go to the library from tomorrow. And since then till today, it's been 15 days, he's going to the library every day after school before he comes home. Crazy. It is crazy. मतलब 20 years ago सिर्फ डंडा ही था मम्मी It के is पास. crazy. Go to the library, right? Like now आज there की is AI. जनरेशन पे तो वो भी नहीं काम करता. वो भी नहीं काम करता. वो तो ऐसे आते आते धमकी दे दे. I am going to call 911. I said, you call 911. I am also an Indian mother. Let's see what it will doesn't happen. work. 911. That is actually, that's such an interesting use case. Somebody told me to apply this prompt into AI. Something about, you've read so much about me. I've given you so much information. Brutally give me an analysis of what my blind spots are. And oh my God, 60% of it, you're like, wow. Yeah. Right. So I think we are just even getting on started. health. Even on health. So what I've started doing is all of my health reports from the last 12 months, I just fed it into AI. Same. And it has become my health coach. You can ask. It is telling me, please take your iron supplement. Can you believe it? And I'm like, okay. And then I go to the doctor, I verify it with her. And I visited her after almost a year. And she said exactly the same things. Like the supplements that AI suggested me to take versus the supplement that she asked me to take were like same. Almost same. So I don't know. See, it is also scary. Because India mein hamari biggest strength is our population. And being able to give them work is what helps thrive, the economy thrive. And with this, matlab, like, वो वाला चीज़ का जो trade-off है is something that worries me. But otherwise, the output of AI is insane. It's magic. And I agree कि India में जो semi-trained, untrained, educated but question mark educated एक बहुत large chunk of people है जो IT services और इस type के बहुत laborious काम KPOs और इन सब में involved थे जो there is a real question to be asked कि क्या होगा. I texted somebody who you would know, I would not name. It's a very what is the word, reputable person in entrepreneurship for many years now. Okay. Longer than we've been around. And I texted him, I said, right when this was coming, I said, boss, I put money in mutual funds on the, I'm betting on the Indian stock exchange. I'm betting that India's growth story continues. But I think the first thing that will be impacted are these large IT sectors. एक साथ wipe हो जाएंगे. The layoffs will be insane. What about then? Like, am I betting on the wrong thing? And he's like, I don't know how to answer that question either. Yeah. So people with like 60 years of experience in India, they don't know how to answer this question suddenly. See, we are living in very uncertain times. For that matter, what you're saying तो already तो हो रहा है. हाँ, right. आती तो है in larger companies की हर हफ्ते ले ऑफ 3,000-4,000 लोग ले ऑफ ग्लोबली कर रहे हैं. इंडिया में 300-400 ऑलमोस्ट एवरी मंथ ले ऑफ हो रहे हैं. इट इज़ काइंड ऑफ इनएविटेबल. हम इन लोगों को और बेहतर और किन जगहों पे यूज़ करेंगे इज़ समथिंग दैट आई फील अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट. बिकॉज ऐसा नहीं है, सी मेरे को ना ह्यूमन एबिलिटी पे भी बहुत ट्रस्ट है. Right. बहुत चीज़ें हुई हैं इन द पास्ट. कंप्यूटर आया, सब कुछ आया, तब भी हमें लगता था कि बहुत जॉब्स जाएंगी. बट आई थिंक ह्यूमन्स हैव ऑलवेज फाउंड अ वे टू सर्वाइव एंड टू ब्रिंग आउट वर्क कि अच्छा ये डिफरेंटली कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे करते हैं. Machines have never gotten an upper hand onto us. And I feel that is going to continue. But अब वो upskilling किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे, उसको आइडेंटिफाई करने में हमें 5-7 साल लग जाएंगे. और वो इन बिटवीन वाला जो टाइम है, which is these 5-7-10 years till we identify that, is going to be a tough phase. खून खराब होगा. But you know what, that's one of the agendas मैं अपने podcast पे going forward लेना चाहता हूँ. I think wealth builders, businessmen, entrepreneurs, however you want to frame that, we need a category of that people. मतलब if you just start adding things ना, आप technological end पे AI etc ले लो, you see how India is kind of getting isolated on the global stage. Sometimes you see all these news items about trade tariffs and so on. India is an unavoidable part of the global mix now. And because of that, newer pressures will come. जो 1990 से 2020 तक के pressures थे ना, अब उससे एक नया, there's a newer pressure that's going to land on the Indian people. And I think हमें इस time पे wealth builders को glorify करना चाहिए. I think through media we should push the idea of job creation. I think there is a lot to be done. मतलब I was in Bihar. Now this is a controversial comment, but I was in Bihar. It's a huge piece of land with a lot of natural resources.
there is scope for a lot of local industry to be set up there. And so much of labor from Bihar migrates to the rest of the country to work. Yeah. So labor और educated labor भी है. So all in all, there are all these, I think, small to medium fixes जो इंडिया का future solve करेंगे against sort of this. But you're very right, and this is going to come up. अब आप already देखो, एक segment लेते हैं manufacturing as a segment, right? पिछले 3 साल में जितनी manufacturing companies इंडिया में set up हो रही हैं, even for brands like Apple etc. शिफ्ट होना शुरू हुआ है थोड़ा सा, राइट? पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट वी कैन, कॉस्मेटिक्स में, मेरी कैटेगरी में जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वर्सेस जो हमारी इंडिया की कलर कॉस्मेटिक विच इज़ लिपस्टिक्स, हमारे लिए छोटी कैटेगरी है, बट बहुत सारे ब्रांड्स सिर्फ इस कैटेगरी में, इट इज़ नॉट कंपेरेबल. China is so much better. China is so much better. Vietnam is so much better. Indonesia is so much better. India यहाँ पे है. तो in terms of identifying those opportunities, I think people are going to identify those opportunities and they are going to come up with in chosen sectors like this. Even beauty में जितना manufacture beauty product अब हो रहा है इंडिया में versus आज से 10 साल पहले हो रहा था, that category itself has grown like phenomenally well. बाकी आप सिर्फ ब्यूटी ब्रांड्स देख लो ना, हाँ, राइट, श्योर. कितने दिखते हैं आपको, कितने लोग इस इंडस्ट्री, इस स्पेस में आ रहे हैं, तो वो कैटेगरी भी वैसे ही ग्रो हो रही है. तो मुझे लगता है कि ये आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसेस. द ओनली क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में एआई कितनी जॉब्स ले लेगा. अगर सारा कुछ मशीन ऑटोमेटेड ही है तब भी आपको कितने लोग चाहिए. आपके 1 फैक्ट्री में जितने लोग यूज़ होते थे और अब 10 फैक्ट्री में, 20 फैक्ट्री में पॉसिबली सिमिलर नंबर ऑफ लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. बट वहाँ पे ग्रोथ आएगी. अब वो क्वांटम हमें डिफरेंट सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा टू टेक केयर ऑफ दिस लार्ज पॉपुलेशन दैट वी हैव. एंड आई थिंक देयर इज अ नेचुरल नीड फॉर दैट. मतलब डेवलपमेंट साइकिल में भी. बट लेट मी आस्क यू दिस, एज एन इन्वेस्टर, where do you think are the next generation of Indian startups being built? Where, what sector, which direction? यार अब तो सारी सेक्टर्स में build हो रहे हैं. मतलब it's a all out kind of thing right now. I think people are ब्यूटी में तो काफ़ी कंपटीशन है. लाइक एटलीस्ट 0 to 100 crores का जर्नी काफ़ी ईजी हो गया है. पीपल हैव आइडेंटिफाइड देयर प्ले बुक एंड दे आर डिप्लॉइंग दोज प्ले बुक. 100 to 300 का जर्नी अभी भी बहुत डिफिकल्ट है. 100 to 400 बहुत सारे ब्रांड्स नहीं कर पाए हैं. I think, of course, jewelry is getting disrupted with, for example, few of my recent investments are in this lab-grown diamond. Oh, right. Which I have like very mixed views on, but very interesting opportunity. वो curiosity होती है, करते हैं, देखेंगे. So that just to fuel that curiosity is in me is where I've invested that. Of course, technology is booming. People who are able to use, for example, AI or the right kind of build agentic workflows, this space is going to come up as a new space. And people who are able to do that, जहाँ ready to use agentic workflows आप design कर पाओ और आप different companies को बेच पाओ, so that they end up reducing their manpower and doing their work far more quickly in lesser time and more efficiently. That's a segment which I feel is going to come up. Green energy again is a sector which really excites me. So I think काफ़ी सारे, तो इंडिया full bloom में इस time. Right, and I'm sure like from an investor point of view you get all this, particularly also being on television, आपको there's probably a lot of inflow that comes your way, and so that allows you to assess this, है ना, हो जाता होगा. You're able to take I think a taste of it. it's more curiosity. It's more, for example, if I'm connected with my, my own investors, VC circle, etc. I keep checking what is exciting you, what's keeping you on your toes, etc. Right. Of course, talking to different entrepreneurs and hearing their ideas. So like last year fashion में काफ़ी खुजली हो रही थी मुझे. So I invested in like an ethnic wear in a fast fashion chain. We started underneath. So I've been doing like a lot of things there. So I think it's more about what's in my mind and what's driving that curiosity, and then I end up talking to people, participating in some way, keeping in touch to learn. Got it. It is for me to learn and to know how are people thinking differently, because बहुत कुछ लोगों से बात करते से पता चलता है. What newer Indian brands or products are you excited by, you want to explore, have explored and have really liked? So let me talk about from a day-to-day life perspective. कुछ brands जो recent हैं और मुझे काफ़ी पसंद हैं, the way they are building. In bags, I'd say
Zook and Mokobara. Sure. Mokobara for travel, it has become my go-to, and Zook because of the design that they bring. I love that. I would say in for example, because I'm renovating my home and नई cutlery या वो चाहिए या designer pieces चाहिए, Nest Asia I feel is doing really well. In terms of again home and living, these brands like Sleepy Owl or Sleep Company. Sure, right. उनके products जो है regular जो हम use करते थे significantly better है, is what I feel in terms of usage, etc. Devices में I think Noise is doing well, Ultra Human is doing really well. I like that. So different categories, Right, but I use far more some of these Indian local brands than the foreign brands. I think it's just an inherent thing. क्योंकि खुद बनाया है, खुद पता है कितनी पेन लगती है, तो फिर appreciation भी for those things is far higher. हाँ, but हमारे डेली यूज प्रोडक्ट्स का इंडियनिफिकेशन इज ऑन रूट. यू सी इट इन स्लोली सारी कैटेगरीज में एक हेल्दियर प्राइस पॉइंट पे एक हायर क्वालिटी प्रोडक्ट वी विल स्टार्ट सीइंग इट. इट्स जस्ट इनएविटेबल. मोकोबारा हैज प्रूवन इट, यू गाइस हैव प्रूवन इट, लाइक तो वो हो रहा है कि अब प्रोटीन चिप्स भी होंगे, वो इंडियन प्रोटीन चिप्स होंगे. लाइक 4 साल पहले तक इंडिया में प्रोटीन नहीं बिकता था. नाउ सडनली एवरीथिंग इज प्रोटीन एंड इंडियन, राइट? लाइक इट्स I mean, look at Ranveer Singh's brand, Super You. Look at Food Farmer who's launched his brand, which is like labeled right on FOP. I think so much innovation, and it's the same insight कि यार जो हम use कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो भी हम लगा रहे हैं, उस पर transparency होनी चाहिए. हम actually बता दो कि हम क्या consume कर रहे हैं. Right. Coming from that perspective, all of these, like most of the industries are getting disrupted. It's not the bigger player game now anymore. From a healthy food point of view, and I have really tried a lot, there is nothing like the Whole Truth. I'm not saying it's the tastiest product. No, I love ever. that brand too. हाँ, I love that but brand. वो मेरे को पता है मैं क्या खा रहा हूँ. Thank God एक packaged item ऐसा है जिसमें मेरे को पता है मैं क्या खा रहा हूँ. Yeah. Otherwise, what are you eating? You never You never really know. हाँ. You never know. Absolutely. So thank God for whoever thought of that. Great idea and great execution, by the way. Consistent 100%, product, love the 100%. packaging, all of that. And they bring what they do, they bring it to life through every single parcel. So बहुत सारी हमारी कंपनीज में ना स्लॉब लिक्विडेशन होती है कि इसकी शेल्फ लाइफ कम रह गई है, इसको डिस्काउंट पे बेच देते हैं, अभी अगले 6 महीने में लोग कंज्यूम कर लेंगे तो ये ठीक है, बट 6 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा. स्लॉब लिक्विडेशन होती है. होल ट्रूथ ने स्लॉब लिक्विडेशन किया तो उन्होंने कंज्यूमर को साथ में एक चिट्ठी भेजी जिस पे उन्होंने लिखा कि इसका सिर्फ 6 महीने शेल्फ लाइफ पेंडिंग है, बट ये प्रोडक्ट अभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ठीक है, तो हमने बोला कि हम इसको एज अ फ्री प्रोडक्ट आपको दे देते हैं, आप ट्राई कीजिए, अगर पसंद आएगा तो हमारा नया बैच हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल. लाइक समथिंग लाइक दैट. एंड आई वॉज ब्लोन. इतना ऑनेस्ट होना अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट के साथ, लाइक phenomenal. I looked up to them when I saw that. Like you were saying, कि कितना rare होता है that you enjoy something and you also make money doing that. That's the point. Business में, how rare is it that you're truthful and you make tons of money? Because eventually, your marketing, it's kind of a play to say we are the whole truth. And listen, this product is going to get expired. It's a very honest ethic that they've adopted, and that's very admirable. I agree. But you're, that comes with a mindset कि short term में I'm okay giving up on my revenue. Right. I'm okay giving up on my profits, but I'm not going to compromise with my consumers. So for example, one of the things that I've started with my team now, किसी भी team meeting में हमारे पास हमेशा एक empty chair होती है. Any conversation that the team is doing on product, on packaging, on anything about that brand. That's the consumer. That's the consumer. Wow, that's smart. And any decision that gets taken on that table, we all look to that one chair. Would she approve of it or not? Would she be appreciating the decision that we are taking, or would she be, what are you guys doing? If she had a voice, वो क्या बोलेगी अभी? And that has changed decision making for the team. Like how we don't need to be advocates of anything now. They themselves realize that. अगर मैं उस मीटिंग में नहीं हूँ, वरुण उस मीटिंग में नहीं है, वो empty chair है, the team ends up taking the right decision. I have a question. All these Indian brands coming about, or for that matter, even from your personal lens, what will it take for
these brands to get global? Like that's the next step, right? Like you go from dominating India to becoming MNC to then dominating other markets and then hopefully, becoming the largest in the world. What is the missing link there? Yeah, ये ना बहुत interesting conversation है for the fact that I was having this 2 days back with Varun. And हम लोग बात कर रहे थे कि actually हमारी सबसे बड़ी strength जो है as a nation is also our सबसे बड़ी weakness. Which is? Number of people that we have. Sure. इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जो भी हम आजकल ब्रांड्स बना रहे हैं हमारा इंटेंट होता है कि इंडिया को ही सर्व कर लो पहले, उससे इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा. हम ग्लोबल सोचते ही नहीं है बिकॉज एवरीबडी कीप्स सेइंग बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव, इंडिया अपॉर्चुनिटी, इंडिया साइज एट्सेट्रा. बट इंडियन कंपनीज नीड टू थिंक डिफरेंटली एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं डिफरेंटली सोच रही थी, मैं अब डिफरेंटली सोचूंगी. सो आई एम एट इक्वली एट फॉल्ट. Got it. वो माइंडसेट होना कि यार इंडिया से बनाएंगे बट बनाएंगे फॉर द वर्ल्ड इज़ आई थिंक एन आइडिया दैट विल टेक सम टाइम टू इवॉल्व. बिकॉज यार इंडिया में रह के इंडिया के लिए बिजनेस बनाना फिर भी आसान है, ड्रीमेबल है, साइज़ भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, मैटर करता है, वो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाता है. तो वहाँ पे हमें अपने गार्डरेल्स रखने चाहिए. पहले इंडिया के लिए बनाएंगे, इतना तक जब स्केल हो जाएगा ना फिर हम ग्लोबल भी सोचना शुरू करेंगे. जब हमें ग्लोबल जाना होता है तो बहुत बार आपको दूसरे देश में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वहाँ के सप्लाई चेन समझना पड़ेगा, वहीं पे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ताकि वहाँ के प्राइसिंग को आप समझ के सही प्राइस पे ऑफ़र कर पाओ. तो बहुत सारे डिफरेंट वो होते हैं. बट मेड इन इंडिया बट सर्विंग द ग्लोब I think will happen in the next 4 to 5 years. But we need to speak about the fact कि यार we cannot let our biggest strength be our biggest weakness. Right. कि यहाँ पे इतनी opportunity है कि global क्यों सोचना है. I think that has also been that is why we have not been able to craft for the globe. No, I think this question is slightly premature from my end because the Indianification of the consumer side of things is happening right now. और उस दौरान मैं आके कह रहा हूँ अच्छा फिर एक बात बताओ बाहर कब चलना है. सो द पीपल आर अरे तो अभी लेट अस गेट आवरसेल्व्स अराउंड, सेटअप हो जाएं. नहीं, फॉर एग्जांपल मामा अर्थ पे अब इस स्टेज पे जाके मेरा अब ये एस्पिरेशन है कि मुझे उपटन फेस मास्क यूएस के लोगों पे लगाना है. और वो लोग जब बोलेंगे ना कि यार हम वी यूज द इंडियन उपटन एंड इट गिव अस द ग्लो एंड ओह माय गॉड उस टाइम पे कितना मजा आएगा वो बिल्ड करना है. But also another way to think about it is कि आप think Dubai. Dubai is international. Dubai is 3-4 hours away. The supply chains are kind of similar. It's not completely different. The consumer is kind of similar. It's not completely different. And once you start thinking like that, I think the international, like it doesn't necessarily have to be the US also. Egypt might be a market. Their same temperature. So there might be a lot of that which we are completely sitting on. क्योंकि हमारे products की quality actually great है. Our entrepreneurs are super smart. They understand market. I think India is also one of the toughest markets to crack because of the very fact that consumer इतना variated है कि उसको crack करते करते उसके दिमाग में घुसते घुसते कि इस tier 1 और tier 2 में जमीन आसमान का फर्क है. पर मैं आपको इस पे एक आगे बताती हूँ. फॉर एग्जांपल हम UAE में भी बेचते हैं. आप उनका पॉपुलेशन साइज एंड हेंस योर टारगेट मार्केट ऑडियंस लो, इंडिया के एक शहर बराबर आता है. Right, exactly. तो फॉर entrepreneurs to find meaning that makes sense. In those kind of that is something that we need to be okay with. कि पहुंच तो रहे हैं, अभी इसमें जाएंगे, फिर उससे बड़े देश में जाएंगे, फिर उससे बड़े देश में जाएंगे. कौन से है वो 5 देश जिसमें आप जाना चाहते हो, किस ऑर्डर में जाना चाहते हो. दुबई इज़ ईजी, इंडोनेशिया अगेन बेटर देन द रेस्ट, US यूरोप लिस्ट करना आसान है, बिजनेस के नंबर्स आना भी आसान है बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट ब्रांड बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे. इंटरेस्टिंग. तो आई थिंक बहुत सारे और डायनामिक्स होते हैं. तो मेरा सजेशन वुड बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स कि डू थिंक इंटरनेशनल, बट एक मार्केट पकड़ो और उस पर कमिट करो. आपका पॉसिबली इंडिया बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, उसका एक साइज़ पे आके कैप हो जाएगा, बट इट इज़ स्टिल वर्थ इट बिकॉज वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अ स्टोरी हियर. इट्स नॉट जस्ट कि हम कितना पैसा बना रहे हैं या हम कितना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं इंडिया में. इट इज़ एन इंडिया स्टोरी for the world, for the globe. India for the world. Right. Is a story that we are crafting, and what's our role as entrepreneurs in crafting that story will make it interesting, and that then gives you your why. कि मीनिंग नहीं आएगा पॉसिबली, बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं बनेगा, बट आपका वाई मिल जाएगा आपको वहाँ पे. तो यू विल कीप डूइंग एंड यू विल कीप एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स. Got it. This is maybe a little private. I want to know, help me understand. My mother was a working woman. She still works. She's a judge. So, and there was a time when she was not a judge. She never wanted to be, long story. But I've seen her work all my life. I've seen her work when I was a kid and afterwards.
एंड बहुत टाइम तक मेरे को रियलाइज नहीं हुआ था. बट when I became like maybe 2022, I started realizing that all those things I heard about her work, they were challenges very unique I could not have foreseen. आप समझ रहे हो, like, you know what I'm trying to say, like there's a unique set of challenges that she had come her way because she was a woman. Absolutely. And I think the smartest women in India are offline in the sense that they either do not work, do not find time to work. A lot of their genius is left very underutilized. And for a nation to move forward, for a community to, for a family to move forward, सारे न्यूरॉन्स का ऑनलाइन होना बड़ा जरूरी है. What were some of the specific challenges I would not foresee that you encountered in your professional life? I think मेरे से ज़्यादा I was thinking about my mother-in-law's journey. उन्होंने भी काम किया है almost 40 years and she took it to retirement. Like officially retire होने का जब time आया तब उन्होंने retirement ली. I think their challenges were very different from our challenges. They were the ones who were setting an example that it's okay to work without realizing that they were doing that. So for example, my mother has always been a housewife, right? वो housewife रहे हैं, but still उनका involvement in family finances has been like superlative, right? And for that matter, it's funny. We just wrote a LinkedIn post in the morning today where I've talked about how housewives actually are the best CFOs. उनको पास अगर 5,000 का बजट होता है, वो 10,000 का काम करके उस 5,000 में दिखा देती हैं, and they still make everything work and look comfortable and easy and still save a little. Right. So I think I've learned a lot from my mom, like that aspect. जितना आप आज भी मुझे आप बोलो 100 रुपये हैं, इसमें ये 5 काम करने हैं, मैं 80 रुपये में वो 5 काम करके 20 रुपये सेव करती हूँ. I think that is something that I've learned from her. From my mother-in-law, like whatever, it's been 15 years now that I've seen her working. Every day she wakes up at a certain time, comes back from office, comes back home to make lunch, dinner, lunch तो सुबह सुबह ही बना के जाते थे वो, then also take care of the family. And when I ask some of these questions, तो वो कहते थे कि यार हमारे पास ना उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था, बिकॉज मिडिल क्लास से आते हैं, पापा भी कुछ जॉब कर रहे थे, डैड फादर इन लॉ वॉज ऑल्सो वर्किंग, मदर इन लॉ वॉज ऑल्सो वर्किंग, एंड हाउ देव मेड एंड्स मीट. लाइक शी टेल्स मी एक टाइम पे उनके पास सिर्फ 4 साड़ीज़ होती थी और उनको काम पे जाना होता था रोज़, और वो कैसे धो के वही 4 साड़ीज़ जो है एटलीस्ट 6, 8, 10 महीने पहनती थी. एक टाइम पे 2 साल तक उनको नए कपड़ा ख़रीदने का मौका नहीं मिला था, बिकॉज बच्चे थे तो जितना पैसा होता था उन पे स्पेंड होता था. ना दे वर डूइंग ऑल ऑफ दिस, एंड सोशली उनके बारे में कैसे बात करी जाती थी, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, इसके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये तो काम ही करती रहती है, ये किसी ओकेजन पे नहीं आती है. इमेजिन लिविंग दैट लाइफ विद दीज काइंड ऑफ रिमार्क्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. इट इज़ सो टफ. एंड स्टिल उनका वाई क्या था कि यार मुझे अपनी फैमिली का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है. वो सिर्फ ऐसे ही इम्प्रूव होगा अगर इफ़ आई ब्रिंग मनी home. And Papa and Mama never thought of themselves as like, that Papa is supposed to be the breadwinner. They were always equal partners. Even with my parents, I've seen that. So while Mama was not working, but वो जैसे finances match करती थी, when Papa went through a tough time, whatever, like some family situation happened, unfair distribution of wealth happened, तो Mama was like without telling my dad, she sold off all of her jewelry, wedding jewelry, and she brought money to the table and she said, चलो दुकान में सामान डालते हैं, नई लाइफ शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया. Imagine having a partner like that. I think a lot of what I've been able to do with Varun has come from these examples. हमारी लाइफ तो फिर भी बहुत ईजी है. हमने फॉर एग्जाम्पल मेरे को चैलेंजेस आए थे कि यार फैक्ट्रीज़ में ना औरतें नहीं आती हैं, आप क्यों आए हो बात करने, अपने ऑफिस से किसी मेल इंसान को भेजो, हम उनसे बात करेंगे. तो लोग फैक्ट्री वाले बात ही नहीं करते थे कि उनको seeing a woman in a factory where all of these workers are working, that itself made them uncomfortable. So मेरे वैसे वाले challenges थे, या वैसे वाले challenges थे जहाँ लोग serious नहीं ले लेते थे. I was a new mother, my kid was I think 1.5 years old, no nanny because afford नहीं कर रहे थे, business build कर रहे थे, limited income. मैं ऑगी को दिल्ली छोड़ के गई अपने पेरेंट्स के पास कि मैं मुझे
लेट मी नॉट टेक दैट नेम. मुझे एक फैक्ट्री जाना था विजिट के लिए विच वॉज ऑलमोस्ट 6 hours अवे फ्रॉम दिल्ली. एंड वी वेंट देयर, वी हैड टू मीट अ पर्सन. प्री अलाइंड सब कुछ, फ़ोन पे भी बात हुई है, कॉन्फर्मेशन भी हुई है. जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने बोला कि नहीं जी वो तो है नहीं आपसे मिलने के लिए, वो तो बॉम्बे चले गए हैं. क्योंकि उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं थी. बट मेरे लिए उस सिचुएशन में बेबी को छोड़ के आना, ऑल द वे ट्रैवल करना, उसके बाद यहाँ से मुझे फिर वापस जाना है, एंड आई डिडंट इवन गेट द वर्क डन, was humongous. So for me, I think those were the kind of challenges that I faced. Again, people, I would say last 4-5 years things have gotten far better. But लोगों को ना trust नहीं आता जब वो देखते हैं कि this is a woman by herself is trying to build something, unless she proves herself time and again. आप ये मानिए, when we were taking the company public, तो उससे पहले रोड शोज़ होते हैं एंड यू हैव टू मीट अ फ्यू इन्वेस्टर्स. 90% मीटिंग्स बहुत अच्छी गई. एक मीटिंग में विच वॉज आई थिंक द सेकेंड लास्ट डे ऑफ रोड शो, द इन्वेस्टर इज सिटिंग हियर, मी, माई हस्बैंड, माई CFO इज सिटिंग हियर, एंड ही लुक्स एट वरुण एंड ही सेज, आप मुझे ना वरुण सच्ची सच्ची एक बात बताओ, अगर ये आपकी बीवी नहीं होती तो क्या आज आप इसको हायर करोगे? ऑफ टेस्ट क्वेश्चन है बहुत. And imagine, this is when I've proven myself. Right. I am taking the company public with my husband. I am a co-founder. I am presenting to you. Even at this stage, if you have doubts like that, it's not I don't know, I just took it very personally. It took me 4-5 days to come over that. I feel like purely from a social radar of, that's a very uncomfortable position to be in. What a weird question to be asked. And the funny thing is, even today, there are so many people who are going to judge you. So many people who say, but आप तो सिर्फ face of the brand हो ना, आप काम थोड़ी करते हो. People who will come and say, I don't even want to mention some of those things. They will comment on how you look, how you dress, how you speak, just trying to find ways to bring the woman down in some way. And all of these people, to be very, very honest, are not the ones who are smart and who have built something. वो बहुत respectfully बात करते हैं. All of these people are people who have not done anything for themselves in their lives, and they are the ones who are passing free judgments without any merit because they just can't see that a woman is doing better than them. I can imagine. But it's there. It's getting better. Yeah. But it's still there. Another thing that would happen very often is, because my mother worked, a lot of the women in the next generation of my family, my cousins and so on, they would work, and फिर जो वो natural conflict, a lot of women experiences around the time they're getting married, how are they going to manage work and then kids and so on, they would come to my mother quite a bit. And in hindsight, जब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, I think about 10 women in my family are employed because my father chose a woman who wanted to be employed in the first place, 100%. Right? And so it's a huge thing having an accessible example of something like this, right? क्योंकि I can also imagine इतना offhand, इतना tasteless comment, if somebody gets made to, they might think यार शायद ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है. But I think it's a very common occurrence. From anybody who knows of women that work, this happens. But पता है, अब मैं उस टाइम पे मुझे इतना ख़राब लगा था, like I said, मुझे 4-5 दिन लग गए थे to overcome this. And I just couldn't, it was kind of a disbelief कि यार ये बोल दिया, इसकी ज़रूरत क्या थी? हाँ, right, sure. क्यों ऐसा क्या? I was participating in that meeting, मेरे से तो नहीं पूछा कि अगर ये आपके हस्बैंड नहीं होते आप इनको एम्प्लॉय करते. एंड इट टेक्स यू टाइम टू एडजस्ट टू द फैक्ट और टू गेट सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग जहाँ आप खुद को आंसर दे पाओ कि उसने इस वजह से सोचा होगा. बट द लॉन्गर आई ड्वेल्ड ओवर इट, नाउ आई फील कि जो लोग ऐसे कॉमेंट्स करते हैं ना, उनके अपने अंदर कोई इनसिक्योरिटी होती है. एंड दैट इज़ वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम फ्रॉम. People who have had working women in their family would never bring a topic like this up. Never. मैंने दोनों sides experience किए. When I got married, वरुण की family में mama was working. I've seen that.
The family that I come from, I'm the first woman who started working. My mother always wanted to work, and like joint family, 3 brothers, 5 बुआस, सबके 2-2 3-3 बच्चे, तो बहुत बड़ी फैमिली है. उस फैमिली में जस्ट दिस कॉन्वर्सेशन कि शी इज़ गोइंग टू गो आउट एंड वर्क, इतने डेरोगेटरी कमेंट्स आते थे फैमिली से. क्या ज़रूरत है, दे टेक इट ऑन देयर स्टेटस को कि यार अगर मेरी फैमिली की किसी भी औरत को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, मीन्स आई एम नॉट मेकिंग इनफ मनी. इट्स जस्ट दैट मेल, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग मेल ईगो दैट कम्स इन टू द पिक्चर, एंड जस्ट फॉर दैट रीजन दे विल स्टॉप देयर वुमेन फ्रॉम गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग देयर ड्रीम्स. तो जितना मैंने इस टॉपिक के ऊपर सोचा, बिकॉज वो कभी दिमाग से तो जाता नहीं ना जब तक आप खुद को आंसर नहीं दे देते. तो अब मुझे समझ में आता है कि जो लोग ऐसे कमेंट्स पास करते हैं या जो लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, उनकी साइकोलॉजी comes from possibly their childhood. Yeah, or something of what that. they have seen, what they have experienced might not be their fault, because उनको और किसी तरीके से सोचना ही नहीं आता है. तो then it makes it far more कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, आप ऐसा सोच रहे हो. I should look down upon you. I shouldn't lose my peace of mind. I've come to that stage where I read people now far more than the words that they use. Yeah. Is there any advice, particularly off the top of your head, you have for young women who are in the workforce, who are doing their own thing? Something that you think is going to be helpful? Yeah, I feel women are, and I am talking about myself also when I'm saying this, कि हम लोग ना काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हम जो भी करेंगे इतना अच्छा करेंगे कि हम उसको में रॉक कर देंगे. वहीं से वो कॉन्वर्सेशन आती है जहाँ बहुत बहुत टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये चीज़ पिकअप करें या नहीं करें, हम काम करें या नहीं करें. बट मेरे को तो पिकल बॉल भी खेलना है, मैं खेलूँ या नहीं खेलूँ, क्या मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगी या नहीं, मुझे पेंटिंग भी करनी है, बट पता नहीं अभी टाइम नहीं है, तो बाद में सोचेंगे. एंड वी कीप पुटिंग थिंग्स फॉर लेटर. वन, लेट्स नॉट बी परफेक्शनिस्ट. लेट्स स्टार्ट, लेट्स एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर करते हैं. जिस चीज़ में मज़ा आएगा वो करेंगे, जिस चीज़ में मज़ा नहीं आएंगे वो नहीं करेंगे. एंड सेकेंड, आई वुड से कि बाय नेचर आई थिंक most of us are overthinkers, and that becomes our biggest roadblock. हम हर चीज़ को, हर कमेंट को, हर इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि because it's not like some of the things don't happen to us. It happens to us for absolute no fault of us, for us just being women. That happens. But how do you overcome those situations is also equally important. अगर मैं आई थिंक पहले 3 साल में मैंने कुछ 2-3 बार सोचा होगा कि आई कांट बिल्ड दिस कंपनी, आई एम नॉट केपेबल. एंड इट वॉजंट बिकॉज ऑफ वॉट आई वॉज डूइंग, इट वॉज बिकॉज ऑफ दी स्टूपिड रिमार्क्स दैट अदर पीपल वर मेकिंग. Even when I was pregnant and I got the opportunity of Shark Tank, there's this one, very close friend of ours. He casually came up to me, he said, now that you're pregnant, अब क्या ज़रूरत है काम करने की? You've done whatever you wanted to, अब तो break ले लो. And I was like, who are you to decide or even talk about something like that? क्योंकि मैं pregnant हूँ तो मैं काम छोड़ दूँ. And I'm saying this is a very close friend, and hence it hurt more. Okay, you know me, you know my aspirations, you know how I operate, and since even then you're making this comment, right? Because it just feels like तुझे क्या करना है काम करके, not about what your aspirations are, या तू करना चाहती है या नहीं करना चाहती, not being given as an option. And I think that also is very demotivating. Keep your options, explore, experiment, try, go out there, don't overthink, make mistakes. मेरा तो फंडा ही लाइफ में ही है कि यार हाउ मेनी मिस्टेक्स डिड आई मेक लास्ट मंथ, एंड दैट इज़ वॉट टेल्स मी इफ आई एम ग्रोइंग और इफ आई एम नॉट ग्रोइंग. इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, आई एम प्लेइंग वेरी सेफ. सो मेक मिस्टेक्स बट एक्सप्लोर एंड डोंट गिव अप. जो आप करना चाहते हो वो आप करो. वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. At a cusp of life where you're thinking कि now I also have a family but I also want to work, what do I do when I'm getting married, should I drop work, etc. Please don't drop work. Getting into a new life probably will be new for what? 2 months? 2.5 months? After that you are going to settle down. You might have some kind of trouble. You can take a wedding vacation. You take 30 days off. Take 45 days off. At times when you're pregnant, etc., you want to travel, take a sabbatical. Don't give up on what you really enjoy doing. And if that's coming from your work, like,
बंदों में ऑप्शन नहीं होती ना, दे डोंट हैव दैट ऑप्शन बिकॉज इट्स लाइक अ प्री कंसीव नोशन दैट वी आर द ब्रेड अर्नर्स एंड वी हैव टू मेक मनी. हम क्यों देते हैं अपने आप को ये ऑप्शन? अगर हम नहीं देंगे तो हम भी यार वील कंटिन्यू टू सक्सीड एंड वील कंटिन्यू टू डू बेटर. बैलेंस कुछ भी नहीं होता है, इट्स हार्मनी. किसी दिन पे फैमिली लाइफ ओवरटेक कर लेगी वर्क को, किसी टाइम पे वर्क विल डिमांड मोर टाइम. just keep juggling, but nothing is perfect. Keep flowing as the day comes and you will be okay. Nobody says that. I wish somebody had told me this when I was starting out. Do you know how, like, I had such a tough first 2 years. I was a mother, new mother. I didn't know how to raise the baby. I didn't know how to build the business. I wasn't painting. Everything was a chaos. I didn't have like any help at home because I couldn't afford it. I didn't even have money because we were not making any new money. And all of our savings had gone into the business. That's a lot of gamble. It was, Prakhar, it was so tough. I'm telling you, like, आग पे चलना किसको कहते हैं ना, वो experience किया है मैंने उस time पे. You go bust. And you don't spend enough time with your kids at the same time. That's like yes, you're not, and you're sleep deprived. You're healing physically. You're damaging yourself mentally. It was a chaos. Wow. And at that point of time, I was truly looking out for mentors. I was looking out to meet somebody who can tell me they were also new parents when they were working or they were building something, and how did they do it without having a full-time support. And that time, we were not living with our parents. Our parents were in Delhi and we were living, like Varun, me and my child, we were living in Gurgaon. So I did not even have that support. And today I get like a lot of comments that you're privileged, you have your family. People don't realize that I have put in a lot of work to make that arrangement for myself and my family. We were staying alone. First 2.5 years of building were tapasya, truly tapasya. But at that time, knowing कि यार this also will pass and there will come a better time. Imagine उस टाइम पे मैंने गिव अप कर दिया होता बिकॉज बहुत मुश्किल था. ईजियर था कि यार वापस जॉब पे चले जाते हैं, रिस्पेक्ट भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, ट्रैवल भी कर रहे थे, हेल्प भी अफोर्ड कर पाएंगे. right. Many problems. It just like logically, even today if you think about it, it just makes a lot of sense. And I feel today what entrepreneurs are chasing is that success which they see coming to us now. They don't understand this aspect that we have gone to, and they will also need to go through this tough phase to eventually be there. Right. And even for women, उस time पे मैं give up कर सकती थी. And I had like a very reasonable bahana, right? कि I'm a new mother and I can't do this and I can't build at the same time, etc. But I did, यार. मुश्किल था, but कर लिया मैंने. तो आप भी कर सकते हो. It's not like you can't do it. At that point of time when I was looking for mentors, I did not find anyone. And that's one of the reasons why I speak about this, even on my social handles, even on LinkedIn. I'm an advocate of this because I want people to see my example. I come from nowhere. I have also gone through a tough time, but I made it. If I can make it, so can you. You know, it's like this. I went to a school जहाँ from nursery all the way till 12th एक ही crowd था. Small city. I've known these people 30 years. All the people I went to school with now. And I could at least pick 10 people or five girls of my memory from my school who'd make for very successful whatever professional, entrepreneur, marketing, whatever they choose, right? Like data science. It's like as readily available as the 5 guys who would have made it big. Like, you know what I'm talking about? Yeah. But so much of those dreams get washed away journey के दौरान ही for a lot of logistical reasons. और अगर किसी का नहीं है काम करने का मन, by all means don't work. Guys don't have that privilege. Absolutely. But till it's the choice that you are making for yourself. Precisely. That's the point. Precisely. Right? Nobody else should be making choices for you. And so I think this kind of work जो आप social media पे these posts, they're actually great. I genuinely think they have a higher ROI than most of the stuff I would ever put out, because the rate of change in a woman's head when she sees somebody else has been through it. For instance, this pregnancy, I'm sure some of my cousins have asked my mother about this. Absolutely. I was too young for that. Yeah. And my mother's helped them think through how to do this. 100%. Right? Having that was very powerful. मैंने अपनी family में personally देखा how powerful it was to have somebody like that. So I'm sure what you're doing on social is great. Thank you for that.
I have one last question, kind of light-hearted, kind of serious, depends on how you want to take it. What have you learned from your husband with regard to work and life? What has he taught you that is just only my husband could teach me that? What is so unique about him? How to work with my husband. Honestly, my question here has changed. If I imagine setting up a company with my to-be wife, my fiance, man, that sounds like a challenge. Like that's a different adventure on its own, right? Yeah. It cannot be easy. Yes. Yeah. And I love adventures. I told you, I am that khurafati aurat who would want to do everything that is unconventional. So I think, मतलब jokes apart, जब हमने शुरू किया था, तब हमें लगा this is the rightest thing to do because co-founder ढूंढना नहीं पड़ेगा यार, उसमें कितना टाइम और एफर्ट लगता है, ठीक है, उनका विजन आपके विजन के साथ मैच करता है या नहीं करता. हम दोनों अपने बच्चे की वजह से कंपनी शुरू कर रहे थे, जस्ट लाइक वी केम टुगेदर सो वेल. ठीक है, ओके, अब केम टुगेदर हो गया, कंपनी स्टार्ट हो गई. अब धीरे धीरे पहले 2 महीने तो आराम से निकल गए बिकॉज प्रोडक्ट लॉन्च करना था, क्या करेंगे, मार्केटिंग, जैमिंग, ब्रांड नेम एट्सेट्रा, फन, एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट के बारे में बात कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात कैसे करेंगे पे पॉइंट डिफरेंट व्यूज़ आए. अब डिफरेंट व्यूज़ को कैसे, it's just the two of you, right? And now it's your point of view versus my point of view. Pure power play. पता है कोई और वो नहीं है, pure power play है. हाँ. And like one is power play, right, and one is the other thing is कि यार both of you have strong point of views and nobody is willing to, and we said ये तो नहीं चल पाएगा. ये बट आई थिंक उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था नहीं चल पाएगा वाला ना. हमारे पास ऑप्शन था कि भाई साहब यही है, जब तक फंड रेज नहीं हो रहा, टीम नहीं बन रहे, तू भी कहीं नहीं जा रही, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, हाउ डू वी मेक इट वर्क. देन वी सेट कि ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्वर्सेशंस करेंगे ही नहीं. आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, आप डेटा लेके आओ बैक करने के लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं डेटा लेके आता हूँ, फिर देखते किसके डेटा की ज़्यादा वैल्यू है और वो चॉइस करेगा. उसके बाद भी आई थिंक देयर सो मेनी, देन लाइक जस्ट द टू ऑफ यू, बोथ ऑफ यू आर डूइंग एवरीथिंग, राइट. तो किसी एजेंसी से बात करनी है, वेयर हाउस में कुछ फट गया है, आप भी बात कर रहे हो, वो भी बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से आ रही है? आप दोनों ही सारा कुछ कर रहे हो और फिर दोनों सारे डिसीजंस होल्ड करके बैठे हो बिकॉज वी आर नॉट श्योर हाउ टू प्रोसीड. देन वी सेट कि चलो काम डिवाइड करते हैं. एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट, कंटेंट, कम्युनिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, चैनल्स एट्सेट्रा, स्केल, Varun's responsibility. We are the CEOs of our particular functions. So even if we have a point of difference, the person in charge will take the call. And the other person, even if they disagree, they will commit. So वहाँ से थोड़ी clarity आई. I think over the time, अब तो ऐसा हो गया है कि अगर सिर ऐसे भी हिलता है तो उसको पता चल जाता है कि what am I thinking? And वो smile वरुण की अगर ऐसे से ऐसे जाती है, या he has this habit of doing this with his beard, right? Yeah. Then I know that he's not fully convinced with what the other person is saying. So we have started now reading each other's actions. It has come to that. Oh, wow. And of course, because we were married, it somehow also translated into our business where we were okay having difficult, tough conversations with each other, speaking our mind out. We were now spending even more time together. तो मुझे लगता है कि it is actually our work that has brought us closer, so much closer. What we were before we were working together, we were parents, we were husband and wife, we were madly in love with each other. But what we are now, it's like this. So the return difference is high, like it paid off. Very high. Very high. But इस पे बहुत different लोगों के opinions होते हैं. Like some people are not able to make it work. I think the people who are not able to make it work are avoiding having tough conversations. They are avoiding having to do those difficult when you hate each other, like truly hate each other, but you still come because it's the two of you together and you feel that. कि यार the relationship is bigger than the problem at hand. Is where you solve some of those issues. If you continue to have egos, मतलब like वरुण और मेरे में ईगो नहीं है, right, आपस में दोनों में. Right. हम मजाक भी करते हैं, we pull each other's leg, we fight like crazy sometimes, but then we come together like such a strong team steering this big ship called Hunasa.
that it is like, at least for me, it's beautiful. Fun. Yeah. I tried once. It did not go well. Did you avoid having the tough No, conversation? I actually love having tough conversations. It's kind of my speciality. Yeah. But I don't think she wanted to have tough conversations whatsoever. Yeah, Right? yeah. It pushes you out of your comfort zone like hell. Yeah. Like for the first, and there are times when you hate each other. Yeah. Matlab, I'm not denying. It is not like all hunky-dory, glory, romantic, nothing. No. Nothing. It is tough. You need the ability, I think what I decided was I need the ability to be able to scream at whoever I'm working with. Like in the sense, you are doing this wrong, and for them to understand. That does not exist. I think that's why a lot of people don't get into these things with friends. Because I was a firm believer of always working with friends. I already get the chemistry. Yeah. मेरे को पता है हम कैसे काम करते हैं. I know your strengths. Yes. The trouble is, if I cannot go ham at this has to happen, we need to figure this out. Yeah. And if work is not priority one, तो दिक्कत रहेगी. हाँ. Right? And so very often in relationships, I think something else is priority. How you relate to them is priority. In my case, I found Cloud would much rather have a very beautiful, happy relationship with me and not work on something together than fight and go through this grind to build something. She's like, you do your building stuff in private, okay? Don't try to rope me in. You know what? A logical mind versus a creative mind is also a point of difference. Right. And I experienced that with Varun. He's far more logical. I used to paint, like I told you. I was far more creative. It took me a lot of time to adjust to his way of working, to have that kind of a, structured day, meetings aligned. Creative people flow. Yes. Right? Creative people flow. Logical people execute. So now I've come in that phase which is somewhere in between. He has come in that phase where he's a little flowy and he's okay with that. So we've got but it was a lot of adjustments. It is I would say that reading the other person and then also reacting in a way where you're not putting them out. For example, what is his trigger versus what is my trigger? If he's able to understand my triggers, he will slightly control his reaction. Fighting or shouting, I'm not a believer of shouting. I still feel that at a modulated voice tone we can have our conversation even with differences, etc. Right. He's the kind of person who reacts. He reacts and then he responds. बट उसका गुस्सा ऐसा है कि ऐसे चढ़ता है और ऐसे आ जाता है और मेरा गुस्सा ऐसे चढ़ता है, वो चढ़ता भी नहीं है वो मतलब 5 दिन की चीजों पे आपने क्या क्या किया वो ऐसे जा रहा होता है, फिर वो 5वें दिन फटता है. वरुण भाई देखो आप बताओ, यहाँ पे एक्साइटेड बात हो रही है. He'll agree to this. So I think understanding that about each other is also no, I get it. It's all working styles. You see, like as an artist, you are thinking, what do I want to create? Yeah. As an entrepreneur, you're thinking, what do people want? They're two very different orientations if you think about it, right? Yeah. And so as entrepreneurs, we're allowed this much art. And as artists, they're allowed only this much business. Yeah. If either of us get too much into the other, then we lose our soul, right? Yeah. And you learn so much also about how people, like, I think जैसे आपने बोला ना काम तपस्या, if you have that modality towards work, I think it's easier because you say देखो काम और काम की success is first, मेरी feelings and all of this is second. But for an artist, the work and creation comes from what they feel. Yeah. So then feelings are very important and emotions are very, the zone you are in is very important. Absolutely. For an entrepreneur, it does not matter if it's a bad day. You still have to do the whole thing. The artist is supposed to take a break when it's not flowing, come back to it with a different mindset. You know what? When I used to be an artist, बहुत बार ये same point कि there are times when you are at it and then there are times when for 5 days, 6 days the energy is just not flowing in and you're not creating anything new. तो उस टाइम पे मैं वरुण को बोलती होती थी, मैंने बोला यार आपको लगता है मैं वेली बैठी हूँ यहाँ पे या मैं सो रही हूँ, आपको नहीं पता मेरे दिमाग में आई एम वर्किंग. I'm actually working. It's like, how am I going to, like, the art piece, how do I want to start? What is the vision? What is the direction? What is that creative idea that I want to build my next 5? Creativity is far more mental work. Execution is 20%. 80% is in your mind. But if your mind doesn't get that, this 20% also doesn't happen, and where the other person feels कि कुछ करता है. हाँ, you are constantly thinking of, as an artist, the next thing you have to do, constantly borrowing. Yes. Your head doesn't go to sleep at all. Absolutely. If you're a writer, you're constantly observing. If you're a painter, you're constantly observing. Like that just becomes the modality through which you live your life. Yeah. So at least like when I was painting, I've had times when
I'm in a social gathering, but something comes to me. And I get impatient. I have to leave. I have to be in the studio. I have left places mid-celebration where people have not been able to understand what's going on. And you can't say that I'm going to paint. They'll be like, रात को 9 बजे तुझे क्या हुआ है? This is the do it tomorrow morning. Right. They just don't understand. But your hands tell you that कुछ होना है अभी. कुछ होना है अभी. I get It's it. better it happens on canvas than it happens anywhere else because the other side is not going to be pretty. Yeah, right. I know exactly. I get that. I've seen that. I've had to drive to my home. Yes, I know. It happens, and yeah. I get that with writing. Like I'll be in a loudest club and music is playing and I'm in a corner just typing away for hours because अब मेरे को ideas आ रहे हैं and my flow is flowing. Like you know, I'm going to write all this मेरे down. साथ बहुत funny होता है. हाँ. मेरी पूरी I'm like a big romantic, okay, and I love Bollywood songs. So मेरे लिए बहुत बार हम मीटिंग में बैठे हैं, टफ सिचुएशन है, कुछ भी है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कुछ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल पता नहीं कि अब नेक्स्ट क्या करना है, तो मैम बॉलीवुड गाने चलते हैं. इस प्रॉब्लम का मैं क्या करूँ मतलब everything translates into Bollywood songs for me. Right. And I've been told that that's basically the creative energy that you were expressing in your paintings, which is not getting an outflow right now, which is now happening through some other form. Right. And hence how to cultivate this energy is also something that I'm not doing it actively, but it just like comes from somewhere. To talk about that, I get into zones जहाँ मैं कुछ gibberish ही बोलूँगा पूरा दिन. And my people close to me understand कि ये इसका deloading time है. Like he's been working for so many days, his brain's kind of gotten weird. इसको आज बोलने दो. ये जो कर रहा है ये आज कुछ भी पंगा लेगा, लड़ाई करेगा. Let him do it. And it's just a deloading process by the end of the day. Yeah. तो हाँ, how our brains work around ideas and such, and जो intellectual work रहता है, जो creative work रहता है, it's very strange. Yeah, I think for it's me it's more of के stressful situation है, तो मेरा दिमाग खुद ही उसको de-stress in some song. Right. कुछ भी करके करेगा. पैटर्न फाइंडिंग शुरू कर देगा, ट्राई एसोसिएटिंग कर देगा. गॉट इट. बट हे, आपको मजा आया? बहुत मजा. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक हैव यू बीन टॉकिंग? How long? Would be like an hour or so. Yeah. Okay, an hour is a good guess. ठीक है, we'll leave it at that. What time is it? 1:45. We always talking 2 hours. Wow. Interesting. You said too much about yourself. You have this talent of making the other person like comfortable. Yeah. करते रहो अपनी बातें, हम सुन रहे हैं. No, I actually enjoy it too. मैं कई बार तो मेरे को लगता है मैं इतनी ध्यान से सुन रहा था, मैंने शायद रिएक्शन लेट दे दिया है और फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होगा. Because a lot of stuff, when somebody truly begins to answer questions about themselves honestly, they say a lot of this very interesting stuff. You're like, wow, I had never considered things to be this way. Like you were saying, morning में podcast का. It has not occurred to me once कि यार 10 बजे भी तो podcast कर सकते हैं. I'm like 12 बजे के बाद आदमी का सारा काम दिन का हो जाता है, and that's when they start easing into all of this stuff. But yeah. So, because for you 80% of the work happens in the morning. Yeah, ना? right. That's why you think like Right, that. yeah. For us के अब जैसे हम podcast पे आए तो मुझे पता है कि you are going to psychologically ask me something which I know psychological manipulation कहती हूँ मैं इसको right. कि कुछ तो होगा. जब मैं यहाँ every podcast that I've done and I've stepped out, I've known myself better. And so you for still me, call it manipulation? That sounds very ठीक है. manipulative of you. ठीक है. It's kind of you understanding yourself because कुछ चीजें बोलने में निकल जाती है जो आप कभी सोचते ही नहीं हो. तो मेरे को ऐसे लगता है, मैंने तो अपने पर्सपेक्टिव से बोला था कि मॉर्निंग एनर्जी वेयर यू आर एक्टिव, वेयर यू आर एनर्जेटिक. अब जैसे दोपहर तक आधी से ज़्यादा एनर्जी तो मेरा काम, इतनी सारी मीटिंग्स एंड देन लास्ट मिनट एंड देन ट्रैवल, आई एम ऑलरेडी लाइक ड्रेन्ड. तो देन फॉर मी इट इज सम वर्क टू ब्रिंग माई एनर्जी अप. Got it. No, I will take that feedback. So That's I very had interesting just 4 feedback. coffees today. That's it. That's it. Only 4 coffees. Only 4 coffees. Brian Johnson, are you watching? But thank you so much. You were so honest, and a lot of these questions were very open-ended. And you did a very good job of grounding them in experience, in your own stories, in the way you think. And I think I have a genuine understanding of how you approach life. And thanks for all this honesty. Thanks for all the fantastic work you've done and all the entertainment. Do I approach my life okay? Yeah, I think you do it fine. I give like a 6 on 10, like 6.5. Oh, that's not nice. That is not. I need to get better. We will discuss in the next one what the other 3.5 score points are. But thanks. Hey, thank you for having me. It was a wonderful conversation, and I enjoyed talking. I mean, like it's rare that you get into a conversation जहाँ आपको ये नहीं लगता कि it's a
Drag. questionnaire. It feels like a conversation in a coffee shop with my coffee. So thank you. Glad. I appreciate that. Thank you, guys.